अपने तमाम ही सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से एडमिट शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मुंतज़िर होंगे हमारे आज के प्रोग्राम के। और अगर आप वीडियो देखें तो फिर तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हमारे प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद है, क्योंकि जब मैं अकेला होता हूँ तो फिर आप देखते कि मैं अकेला कैमरे में नज़र आ रहा होता हूँ तो आप कहते हैं आज ये अकेले हैं, इसका मतलब कोई गेस्ट नहीं है, चलो मौका अच्छा है फिर तो। मगर मेरी कोशिश होती है कि कम से कम हफ्ते में जैसे 3 प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम तो सोलो कर लें, 2 प्रोग्रामों में गेस्ट होने चाहिए। तो आज हफ्ते को तो आपने प्रोग्राम देखा हमारे साथ, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ क्योंकि हमारे साथ मौजूद थे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद थे, जनाब डॉक्टर सैयद अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी था और बहुत ही नॉलेजेबल प्रोग्राम था और यकीनन आप सब ने पसंद भी किया। बहुत सारे आप सबके मैसेजेस आए कि बहुत शुक्रिया कि आप सबको पसंद आया। और आज हमारे साथ मौजूद है क्योंकि जब नाइट का मेरा शो होता है तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं या तो मैं कोई अदबी शख्सियत हो मेरे साथ होनी चाहिए या फिर शोबिज़ के लोग होने चाहिए, क्योंकि यही है सब सिलसिला आपको पता होता है। जब अदबी होता है तो कोई शायर होते हैं या नस्र के हवाले से होती है या किसी नॉवेलिस्ट को हम बुलाते हैं या किसी राइटर को बुलाते हैं या फिर कुछ और लोग होते हैं। मगर शोबिज़ के हवाले से जब बात होती है तो एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। और आज हमने थोड़ा सा चेंज किया, आज हमने एक प्रोड्यूसर को भी साथ बुला लिया कि थोड़ा सा उनसे पूछें आखिर वो पैसा लगाते क्यों भाई, क्यों लगाते हैं, आखिर कोई वजह तो होगी लगाने के लिए। 9 के 100 बनाने के लिए यह कभी कभी 9 के 90 बनते हैं, 100 नहीं बनते। तो ये सब बहरहाल बातें होंगी। एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद है और बड़े सीनियर बंदे हैं और माशाल्लाह बहुत फील्ड में उनको बेपनाह लोग जानते हैं माशाल्लाह। और हर एक्टर उनको दूर से देख कर सलाम कर लेता है, वो कहता है जितना ज़्यादा सलाम करेंगे उतना ज़्यादा काम मिलेगा। तो ये फील्ड में बड़ा ज़्यादा चलता है, जितने ताल्लुकात अच्छे होंगे उतनी जो है वो आगे आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी और लोग आपको ज़्यादा जानेंगे और काम अच्छा मिलेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हबीब जान साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि ड्रामा प्रोड्यूसर भी हैं और माशाल्लाह उसके अलावा फील्ड में बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। और हमारी भी नाई शबीर की एक जगह जो है वो मुलाकात हो गई, बस वही एक वक्त था जब मुलाकात हुई, उसके बाद से टाँका ऐसा भिड़ा है कि वो टाँका भिड़ा हुआ है बस। और उसके साथ साथ एक और हमारी बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत और बड़े सीनियर हैं फील्ड में, हर तरह से जो है वो इस फील्ड में उनका नाम जाना पहचाना जाता है। हर तरह से मुराद कुछ और ना समझिएगा, शरीफों वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो अब्दुल्ला बादीनी साहब हमारे साथ मौजूद है, खुशामदीद कहते हैं आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे खैरियत से? सर थोड़ा सा आगे हो जाए और क्योंकि आप दूर रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। हाँ ये बस ये, हाँ बिल्कुल आप माइक के करीब आ जाओ। हाँ अब चूँकि आपकी आवाज़ में ज़रा वो पंच नहीं था। अच्छा जो आमतौर पे आप एक्टर्स को कहते हैं यार आवाज़ में पंच लाओ यार, मज़ा नहीं आ रहा, आवाज़ में वो बात ही नहीं आ रही है। सर मैं बड़ा लग रहा है कि थका हुआ बीमार आदमी बोल रहा है वो। नहीं, मैं इस मुगालते में था कि बहुत सेंसिटिव माइक है। नहीं सेंसिटिव माइक तो है ये, मगर इतने सेंसिटिव नहीं कि घर से आवाज़ लेके आएंगे इतने सेंसिटिव नहीं है ये, तो इतने सेंसिटिव नहीं है। तो बहरहाल जी आपको खुशामदीद कहते हैं अब्दुल्ला भाई आपको। और पहली बार आए FM 100 पाकिस्तान पर? जी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, तो कैसा लग रहा है हमारा स्टूडियो जो है? बस बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बस जहाँ बस या मगर या तो या लेकिन, तो ये लफ्ज़ ऐसे है कि जो गुफ्तगू में कहीं ना कहीं शक पैदा कर देते हैं। नहीं मैं उसमें कि मैं कितना तारीफ करूँ, आप कितने पे राजी हो जाएंगे? कम पे ये तो आपके ऊपर है कि आप कितनी तारीफ करते हैं और आपको मतलब क्या फील हो रहा है यहाँ पर कि ये रेडियो का स्टूडियो ऐसा है जहाँ के कुछ नजर भी नहीं। मुझे मेरा बचपन याद आ गया जब मैं रेडियो स्टेशन जाया करता, रेडियो स्टेशन कोयटा। अच्छा, तो वहाँ बच्चों के प्रोग्राम में जाते तो मुझे वो चीज़ें मुझे याद आ गई। तो बाकी स्टूडियो है और आजकल के हिसाब से जो लवाजमात है लाइक गैजेट के हिसाब से भी देख लें और सोशल मीडिया के, मैं तो यही समझ रहा था कि यार चलो रेडियो है सिर्फ आवाज़ ही जाएगी, हम यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पे कैमरा भी खुफिया रख दिया। हमने भी रखा हुआ पूरा, हम पब्लिक को दिखाते हैं यहाँ पर कर क्या रहे हैं हम लोग। अच्छा ग्रेट, अच्छा होना चाहिए, मतलब एक सहूलत है ना, तो सहूलत का फ़ायदा उठाना चाहिए। मतलब जिसको जो सुनने वाले तो हैं ही, लोग सुन रहे हैं वो तो उसमें शक ही नहीं, क्योंकि रेडियो है। ये आज का दौर है ना, आज के दौर की ज़रूरत ये है। मैं आपसे शेयर करूँगा कि परसों रात को मैंने एक वीडियो शेयर किया अपने फेसबुक पे,
मैं अयूब खोसा, हमारे एक दोस्त जाय लेडी कनाडा से आए हैं। वो भी डायरेक्शन करते थे, फिर वो कनाडा शिफ्ट हाँ वो काफ़ी जी हाँ। मतलब जानता और हूँ। डॉक्टर शर्जील हमारे दोस्त हैं। हम एक रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो वेटर ने कहा कि ऑर्डर लेने के बाद कि बस और कुछ चाहिए बस। बस मैंने कहा एक शॉपर भी लेके आओ। मैंने अजराए मजाक ही कहा कि यार एक शॉपर लेके आओ, तो अयूब ने मुझे क्या करना है? मैंने कहा मोबाइल डालना है, इसमें क्या करते हैं? तो इतने में वो नौजवान शॉपर लेके आई है। तो अयूब ने पकड़ लिया, मैंने उसका वीडियो बनाया है, तो अयूब ने सबके मोबाइल उठा के उसमें डाल दिए। और उसके बाद उसने क्या किया, मतलब क्या खाना खाने वाले गपशप कर लिया है वो। ये अच्छा किया वाकई, ये बड़ी जबरदस्त बात है। तो सर मैं आपको बताऊं, बिलीव मी कि वो मैंने अपलोड कर दिया, उसका इतना अच्छा फीडबैक आया, उसके मेरे ख्याल में मोर देन 90,000 व्यूज है। क्या बात है, 2 दिन में। और उसके बाद तकरीबन 2,000 से ज़्यादा उसकी शेयरिंग है। क्या बात है सर। और वाकई ये मैं अक्सर मेरे प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ कि पहले एक दौर होता था कि जब 4-5 दोस्त या गैदरिंग सब मिल रहे हैं तो हंसी मजाक और हालात और क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हुआ, ये वो अगली पिछली सारी बातें जो है वो दास्तानें शेयर करते थे। और अब क्या होता है, मैं भी कुछ दिन पहले कुछ दोस्तों ने कहा कि यार वो शो भी यार बैठते थे, बहुत अर्सा हो बैठे, चलो मैंने कहा ठीक है यार। अच्छा पहुँचे हम वहाँ पर, पहुँच के बैठ के और वही कैसे ठीक ठाक और क्या हो रही है वो। अभी 5 मिनट की गुफ्तगू नहीं हुई होगी, 5 मिनट बाद एक ने मोबाइल निकाला, 1 सेकंड या उसने देखा वो, अच्छा उसमें लग ही गया, फिर वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो जब सब मोबाइल में लग गए तो मैंने कहा यार अच्छा यार मैं चलता हूँ यार, क्यों खैरियत, अब यार अभी तो आए। मैंने कहा भाई मैं मोबाइल पे अगर मुझे मैसेज करने या देखना तो मैं घर जाके देख लूँगा यार, तो यहाँ बैठना क्या है। अबे यार सॉरी यार ये वो फलाना, मतलब वो सब उसी में लगे रहे। तो मैंने कहा यार मैं चल रहा हूँ, तुम लोग जान नहीं छोड़ोगे इसलिए। तो वो फिर फायदा क्या, मतलब तो अब यही होता है वैसे आमतौर पर होता ही, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये बस एक वो स्पॉन्टेनियस काम हमसे हो गया, वो फिर उसी वक्त मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दिया। उसका इतना अच्छा फीडबैक आया कि मतलब 21 सेकंड का है वो वीडियो, अगर आप उसको देखें आप इंजॉय करेंगे। तो काफ़ी दोस्तों ने शेयर किया इसको। वाकई बड़ा अच्छा किया ना आपने, फौरन माय मोबाइल दिया, सब बंद किया और बंद करके चल गए। अब आप करते हैं, आप करो क्या करोगे। और उसके बाद वाकई हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। बड़ा अच्छा चले, बड़ा अच्छा चले। बहरहाल ये तो एक गुफ्तगू यहाँ से हमारी शुरू हुई और चल पड़ी है। तो अब ये थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में आप कैसे आए, कैसे आपका इसमें अचानक मतलब कैसे आप डायरेक्टर ही आए थे या किसी और हवाले से? मतलब कोई कभी हादसाती भी होता है ना इंसान। नहीं बिल्कुल ऐसा कोई हादसा नहीं है। अच्छा ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई रक्षे में टक्कर नहीं। इसमें अच्छा इसमें आना कोई रक्षे की टक्कर थोड़ा होती है ना, इसमें किसी लड़की से ठोकर खाना होता है। देखिए हादसा फिर क्या है, हादसा तो ये होता है कि इंसान सोचता है कुछ है यार मैं डॉक्टर बनना है या मुझे ये करना है, मगर कहीं वो शूट पे चले किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ, देखिए यार काम तो अच्छा यार क्यों ना डायरेक्शन ही एक्टर बना जाए, तो लोग क्या चलो इस पर ट्राई करते। नहीं मैं एज एक्टर आया था। ये चाय ठंडी हो जाएगी वरना फिर बाद में जो है ये चाय और शरबत दोनों का काम करेंगे। मेरे मतलब की नहीं है। दूध स्पेशल दूध पत्ती बनवाई आपकी सर, लेकिन उसमें चीनी आपने डाल दिया है। अब ये यार हल्की चीनी होगी, वैसे तेज होगी, मैं चक्के बताता हूँ। चीनी तो है ना सर, अगर मिठास नहीं हो तो फिर बंदा आने वाले दौर चीनियों के तो हम क्या करेंगे। अच्छा वैसे इतना मीठा नहीं है वैसे तो खैर। मैं सर बचपन से वही मैंने कहा कि रेडियो पे प्रोग्राम सुनते थे बच्चों के, तो एवरी फ्राइडे होता था। मैं एक दुनिया में बसा लिए थे कि यार कैसे लोग होंगे यहाँ पे, कैसे बच्चे होंगे, कैसे बोलते होंगे, क्या परफॉर्म करते होंगे, कैसे कपड़े पहने होंगे और क्या लाइक मुझे ये इस तरह का वो कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे जहन में कि इस तरह का कमरा होगा, वहाँ पे एक माइक और हमारे जैसे नॉर्मल बच्चे। अच्छा पता क्या, वो जो रेडियो पाकिस्तान का दौर था वो ये नहीं था। जी ये आज का रेडियो है। ये तकरीबन 1980 की बात कर रहे हैं आप। 80, क्योंकि मैं खुद रेडियो कर चुका हूँ, मैं रेडियो पाकिस्तान से। अच्छा वो रेडियो जो है वो रेडियो 90s के 80 का या 70 का या जो भी दौर था वो, मतलब इस रेडियो से पहले के जो दौर है वो रेडियो अलग होते थे। ये अब ये हमारा है क्योंकि ये जदीद दौर के रेडियो है, तो ये स्टूडियो बड़े अच्छे बने हुए हैं और हम बड़े बड़े VIP बैठे हुए हैं, AC लगे हुए, सब कुछ है वो। अच्छा वो रेडियो क्या था कि वहाँ पर जब वो ड्रामा अगर हो रहा है या कोई फ्राइडे या सैटरडे ड्रामे, संडे होते थे ड्रामे, तो वो ड्रामे का जो वो पूरा कमरा खाली होता है, पूरा कमरा हाँ एक, क्योंकि साउंड प्रूफ जो होता है वो साउंड प्रूफिंग की होती है, उसके अलावा एक माइक लगा होता है सेंटर में और सब जितने उस ड्रामे के कैरेक्टर हैं वो सब उसके चारों तरफ होते हैं।
और सबके हाथ में अपना अपना स्क्रिप्ट होता है। जी सर। तो मैं शेयर कर रहा था कि वो मुझे बड़ा वो करता था, क्लिक कर रहा था कि यार देखना चाहिए, डिस्टर्ब कर रहा था कि पढ़ भी रहा हूँ तब भी मुझे वो चीज़ें कि यार वो बच्चे कैसे होंगे, कैसा होगा वो माहौल क्या। तो मेरे एक रिलेटिव थे, वो कहीं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, अभी फीकी भी हाँ सही सही नहीं पी रहे हैं? ठीक है, मैं पी रहा हूँ साथ। यार ये तो हाँ जी जी अब्दुल्ला। तो मेरे एक रिलेटिव थे, वो दुबई गए थे। तो वो जब वापस आए वहाँ से तो उन्होंने वहाँ की तस्वीरें दिखाई। उस टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह चीज़ें नहीं थी, तो तस्वीरें देखी तो उन्होंने तारुफ करवाया कि यार ये प्रोड्यूसर है रेडियो की, मीर मोहम्मद उल्फत। तो वो मुझे एकदम से वो, क्योंकि वो मैं प्रोग्राम सुनता था, उनकी आवाज़ से भी मैं शनासा था। तो मैंने कहा ये आपके साथ कब गए? कहने ये तो मेरे साथ मेरे भाई थे और ये वो। मैंने कहा वो ये ना कि आप सलाम करें तो ज़्यादा काम मिलता है। सही बात है। तो मैं माइंड में कुछ ऐसा वो नहीं था, तो वो तस्वीर में लेके गया रेडियो स्टेशन बच्चों के प्रोग्राम के हवाले से। मैं जब वहाँ पे गया तो मैं उनसे मिला, सलाम दुआ की, तो उनको ख़ास लिफ्ट नहीं कराया। तो मैंने तस्वीर देखा, मैंने कहा आप इनको जानते हैं? कहने ये तो मेरे भाई है। मैंने कहा अच्छा तो काम तो उनके कि कैसे आना हुआ? पर वो गर्मजोशी उस पे ना, मैंने कहा वो स्टूडियो देखने आया हूँ। कहते अच्छा। उन्होंने पास बना दिया, नाम लिख लिया और बंदे को बुलाया, कहते हैं इनको विजिट करवाते। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वही एक हॉल और उसमें बच्चे बैठे, प्रोग्राम लाइन चल रहा है। तो मुझे कहा कि जी आइए बैठे। तो मैंने देखा सब वही बच्चे नॉर्मल, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है। तो वो मेरा चकनाचूर हो गया, जो ख्वाब या जो एक दुनिया में जो खाका बना रखा था वो बिल्कुल अच्छा यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप आए सामने, कुछ लाए आपने? मैंने कहा क्या लाए? मैंने तो कुछ नहीं लेके आया हूँ। इतने नहीं, मतलब कुछ आपने बोलने के लिए कुछ लिखे लाया, कुछ वाले जरिए कुछ खाखरा कोई फलाना। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं लेके। कहता अच्छा आप नेक्स्ट जब जुम्मा आएंगे ना तो आप लेके आए। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद एक हफ्ता तैयारी में अखबार और यहाँ से और उन दिनों में मैं स्टोरीज पढ़ता था, टार्जन और ये फलाना वो किताबों के बीच में, क्योंकि बाहर भी पढ़ती थी ना कि स्कूल की किताबें नहीं पढ़ रहे और ये कहानियां उम्रो यार था क्या था, उम्रो यार की कहानी और इमरान सीरीज, अली बाबा चाली चोर, टार्जन और ये वो फलाना सारी वो तो ये सारे हम पढ़ते थे। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मुझे तो वो इनविटेशन एक तरह से उन्होंने दे दिया आपको। तो मैं चला गया वहाँ पे। तो मेरे पड़ोस के एक वहाँ पे लड़के थे, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, अच्छा यार साथ ले जाएंगे। एक दो फ्राइडे जाने के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा यार तुम टीवी स्टेशन क्यों नहीं आते हो? अच्छा आपको मजे की बात बताऊं कि हमारे घर में टीवी नहीं है, बिल्कुल मना। उस वक्त की बात कर रहे हो ना, उस जमाने की? उस जमाने की अर्ली 90s की बात कर रहा हूं। अच्छा असल में उम्र इतनी कम हो गई है कि हम जमाना ही कहेंगे उसको यार। जमाना ही कहेंगे, जमाना ही कहेंगे। मतलब वो जमाना देखे जब ये सब कुछ था ही नहीं ना, इस जमाना ही हो गया। लाइक 95 के बाद तक मेरे घर में टीवी नहीं होता था। तो मैंने कहा अच्छा टीवी चले चलते हैं। वो मुझे लेके गए, तो वहाँ पे जाके देखा कि अच्छा वहाँ पे क्या दुनिया है। वो जो मैं सोचता था ना, वो कलर्स, लाइट्स, वो उस तरह की दुनिया, वो मुझे वहाँ पे टीवी में मिला। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत फैसिनेट किया, क्योंकि आपकी तस्वीर भी आ रही है और लोग आपको पहचान भी रहे हैं। फिर बच्चों के वहाँ पे गुलरत प्रोग्राम थे, उनमें खाके वगैरह करते फिर एक ऐसा टाइम आया कि प्रोड्यूसर हम कहते थे कि ना आप बच्चों में ना बड़ों में, इस तरह का कोई कैरेक्टर नहीं है स्पेशल। आप जाके स्कूल कॉलेज से फारिग होके आ जाए तो बड़े हो जाए, हाँ थोड़ा सा एज के हिसाब से क्या करें। तो उसके बाद फिर मैंने क्विट किया टीवी से, रेडियो। फिर ग्रेजुएशन के बाद में गया तो मुझे मतलब काम तो मिल गया वहाँ पे। प्लेस थे, सिंबॉलिक प्ले थे, तावला बलोच करते थे वहाँ पे। एक सीरियल किया मैंने और टेलीफिल्म्स कुछ किए। तो उस शूटिंग के दौरान तावला बलोच ने मुझे कहा कि यार आप इस तरफ आ जाएं, कैमरे के तरफ, यहाँ पे ज़रूरत है। वो जो तारीफ और जो मैं उनको वो नहीं कर सकता हूँ। तो वो उन्होंने क्यों, मतलब कुछ फील किया वो उन्होंने? हाँ उन्होंने कुछ देखा। मतलब आप कोई पंगे देते होगे बैठ के वहाँ पर कुछ ना कुछ? नहीं, मैंने वो एक लड़के का कैरेक्टर था, वो मैंने प्ले किया था उनकी। वो 25 मिनट का एक प्ले था। उसके लिए वो था कि एक लड़का सो रहा है जो आजकल के यूथ है,
और पाकिस्तान एक माँ के रूप में वो कह रही है कि इसको कोई जगह है, ये बच्चा सो रहा है, मेरा बेटा है ख्वाब में, इसकी किस्मत और ये सब चीज़ें आएंगी, इससे नाराज़ होंगे, इसको उठाओ, कोई जगह हो। तो वो कैरेक्टर मैंने किया। तो मैं उठने के साथ ही कि मुझे खाना खिलाओ। उसको फील करने के लिए मैं तकरीबन रात को खाना नहीं किया था, सुबह नाश्ता नहीं किया था, लंच नहीं किया था, शाम को उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी ताकि वो भूख महसूस वो फील हो, तो भूख की फीलिंग हो कि वाकई भूख है। आप यकीन करते हैं जब वो चपाती मेरे पास लेके आए ना, तो उसमें वो जो महक ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। वो फील पता नहीं उन्होंने देख लिया मेरी आंखों में या एक्सप्रेशन में, तब उन्होंने कहा कि जी आप इस तरफ आए। क्या बात है, जबरदस्त। तो इस तरह वो जर्नी शुरू हुआ। वो जैसे एक उस्ताद ने मिल गए मुझे, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और ट्रैक पे चढ़ा लिया। और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें उस्ताद मिले, और हमने थ्रू प्रॉपर चैनल काम किया। पीटीवी कोयटा से फिर काम हमने सीखा, जिसमें लाइक लाइट, एडिटिंग, स्क्रिप्ट वगैरह सब चीज़ें जो आजकल के बहुत सारे आने वाले लोग हैं, नए जो न्यू टैलेंट है, उसमें मैं स्पेशली डायरेक्शन के हवाले से बात करता हूँ कि बहुत कम लोगों को ऐसे मौके नसीब होंगे। अच्छा, बहुत कम लोग, मतलब आपकी बात काट रहा हूँ मैं अब्दुल्ला, आजकल की हमारी जनरेशन वो ये चीज़ें मतलब मांगती भी नहीं और चाहती भी नहीं है। वो तो कहती डायरेक्ट मेरे हाथ में स्क्रिप्ट हो और मैं डायरेक्ट खड़ा हो जाऊँ और डायरेक्शन देना शुरू कर दूँगा। वो ये नहीं समझते कि ये चीज़ों से गुजर कर अगर मैं पहुँचूंगा तो मैं फिर चीज़ ही क्या हूँ। मैं आजकल की जनरेशन नहीं देखती। शोबिज़ इसके लिए फिर अताशाद ने बहुत खूबसूरत कहा है कि हम ऐसे फ़कीरों को यूं हैरत से न थकी हो, बड़ी करब से गुजरे करामात से बैठे। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। मेरी बात हुई थी जमशेद जान मोहम्मद से। जमशेद जान मोहम्मद साहब का बेटा जो है वो जान मोहम्मद जुमन साहब, हाँ, मशहूर डायरेक्टर हुआ करते, डायरेक्टर, उनका बेटा जमशेद जान मोहम्मद जो है उसको मैंने बुलाया, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात मुझे बताई। मैंने कहा कि तुम्हें शौक कैसे हुआ, मतलब तुम जो फिल्मों में डायरेक्शन और ये वो कर, कह रहा मुझे, मैं लाजिम बचपन से अब्बा को देखता आ रहा था कि वो फिल्मों को सारे एक्टर और ये डायरेक्शन ये कर वो कर मतलब हर कोई इनकी बात था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी इस फील्ड में आना है, मुझे भी ये करना है। तो कि बहुत अब्बा मना करते रहे मगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन सबको पूरी तालीम पूरी करके जब आया तो कहने लगा अच्छा ठीक है तुम्हें आना है तो ठीक है कल से तुम आ जाओ। कि कल से जब मैं गया तो मुझे बजाय इसके वो अपने साथ रखते, उन्होंने मुझे लाइट बॉय और लाइट वाइट मतलब असिस्टेंट में लगवा दिया ट्रेनिंग कि जाओ अब ये करो ताकि बेस बन जाए उसकी। अब वो कह रहा मैं वहां पर कभी मैं लाइट उठा रहा हूँ, कभी मैं ये कर रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, कभी स्पॉट बॉय, कभी कुछ, कभी माइक पकड़ा, कभी कर रहा हूँ। मतलब सब कहते थे यार तुम्हारा अब्बा ने तुम्हें कहाँ लगा दिया, तुम्हें तो कहाँ होना चाहिए था। मगर कि मैंने कहा कि मेरे मन लगाया तो कुछ नहीं बचा होगी। कह रहे जब वो सब चीजों से निकल के मैं आगे पहुंचा तो फिर मैं मेरे मुकाबले का कोई नहीं था कि दाना खाक में मिलकर गुल। और फिर बात हकीकत भी है कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको वो तमाम खामी और खूबियां पता होती हैं, आपको कोई बना नहीं सकता फिर। सही है, मतलब आपको कह ही नहीं सकता कि नहीं जी वो इसका ये फैक्टर जो ये काम नहीं कर रहा, तो कैसे नहीं कर रहा, आपको तो पता है कि क्यों नहीं कर रहा, ये क्या वजह क्यों नहीं करेगा ये। अच्छा, जब आप टेक्निकल चीजों को सीख के आते हैं तो फिर जाहिर है आपको हर चीज पे अबूर होगा, मतलब पूरा आप एक पढ़ के आ रहे हैं ना, उसके समझ के आ रहे हैं वो। जी बिल्कुल। तो आज की जनरेशन आपको पता है, आज की जनरेशन तो कहती हम इधर बैठे और उधर जब निकले तो हमारे बाहर फैन लाइन लगी हो फैन की। सर आप देख ले फिर वो देर पानी है ना चीज। ये तो अच्छा, ये इतनी सोच अब्दुल्ला हो तो बात ही क्या है फिर कि क्या बात है फिर तो खैर बहरहाल। तो उसके बाद जब आपने ये किया तो फिर क्या पहला आपने क्या किया, वो एक्टर के निकल के जब आप कैमरे के मैं पीछे सर तकरीबन कैमरे के पीछे आने के बाद मुझे 5 साल एडिटिंग, लाइट, स्क्रिप्ट, इन चीज़ों को समझने में, सीखने में और ये टाइम लगा। उसके बाद फिर मैं जब आया तो फिर मैंने सीरियल शुरू किया था लाहौर में, एक सीरीज और एक सीरियल मैंने शुरू किया था। और फिर उसके बाद फिर चल सोचा काम कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं लेकिन कोशिश करें कि अच्छा हो, बेहतर हो, ईमानदारी के साथ हो। कम हो और अच्छा हो तो वो कहते हैं तारीख के बड़े सुनहरे पन्नों में रहता है वो। अगर कम भी होता है तो मगर अच्छा हो, और अगर क्वांटिटी हो क्वालिटी ना हो तो वो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती वो, और फिर वो लोगों को याद भी नहीं रहता। लेकिन एक अभी ये टाइम ऐसा है ना कि हर बंदा ये डिमांड करता है कि मुझे ज्यादा काम चाहिए, बल्क में चाहिए। मगर आप ये देखें कि आज इस वक्त जो है, मतलब अगर हम आज की बात करें, अब चैनल्स बेपनाह हो गए और अभी और आने वाले चैनल्स है और काम इतना हो गया है कि पहले तो एक पीटीवी होता था, मतलब डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी और उसके अलावा एक्टर भी, वो बेचारे गिने चुने होते थे। मगर अब एक एक्टर जो है वो कम से कम 4 सेट पे तो काम करता ही होगा कम से कम, या 3 पे करता होगा एक दिन में।
तो वो इतना काम होने के बाद, क्वालिटी के बाद आप देखें बहुत सारे, जब स्क्रीन पर हम देखते हैं, मैं खुद जब मेरा ताल्लुक इस फील्ड से, तो मैं देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल ऐसी बस क्वांटिटी वाली नजर आती है। सर वही है ना कि जब आप फैक्ट्री में एक चीज बनाते हैं तो एक ही जैसे चीजें बनाएंगे आप। और आजकल के हवाले से मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, नहीं कि सब लोग इसे नहीं अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी बात है कि ये वो च्युइंगम है जिसको हर बंदा चबा रहा है, जिसका जायका खत्म कर चुके हैं, लेकिन बस वो मजबूरी चबाना है, उस टाइम को हमने पूरा करना है, मगर उससे ये भी तो फर्क पड़ता है कि अगर आप भी दूसरों तरह चबाते रहेंगे तो उसका हासिल क्या होगा। तो सर बस कोशिश कर रहे हैं कि कुछ डिफरेंट करें। वही तो मतलब ये कि आप अगर, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं भी सबकी तरह, मैं जैसे मैं अपने अगर यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ जब म्यूजिक चल रहा था तो इंडियन म्यूजिक भी चल रहा था, मगर मैं अपनी सोच के मुताबिक मैं सालों से सिर्फ पाकिस्तानी म्यूजिक प्ले करता हूँ, टोटल पाकिस्तानी, मतलब जबकि तमाम म्यूजिक चल रहा था हमारे यहाँ। जब ऊपर आया तो गाना चल रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अपना अपना फील हो रहा था। तो ये असल में यही, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा अलग, क्योंकि मैं अपनी सोच के मुताबिक, और अलग शुक्र है कि हमारी मैनेजमेंट ने भी बहुत मुझे अप्रिशिएट किया, वो कहते कभी उन्होंने कहा क्यों नहीं चला रहे भैया। तो मैं सालों से सिर्फ पाकिस्तानी, जबकि मुझसे पहले जितने प्रोग्राम हैं मतलब वो सब इंडियन भी चल रहा है, उसमें पाकिस्तानी सब चल रहा है, मगर मैं सिर्फ पाकिस्तानी, और जो मेरे साथ आके बैठे उससे बात भी पाकिस्तानी, वो उससे अगर सुनना है गुनगुनाना है तो भी पाकिस्तानी। अरे वाह, मतलब कोई बात ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा तो अलग होना सबसे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे अपने मेहमानों की कोई फरमाइश वगैरह भी पूरा करते हैं या नहीं? फरमाइश के आप अगर कहेंगे मुझे डांस के मैं नाचूं तो मुझे नाचने नहीं आता। नहीं इस तरह की सख्त फरमाइश मैं नहीं करूंगा, क्या पता आपके लिए मुश्किल हो, पता नहीं क्या पता। नहीं वो कुछ उम्र का तकाजा भी होता है ना, इस उम्र में आपको ये फरमाइश नहीं गुंजाइश नहीं रहती है भाई, क्या पता फरमाइश वालों को क्या पता होता है। नहीं कुछ भी कर सकते बंदा। नहीं मुझे मैं देसन साहब के वो एक उसने की देवी से मुझे प्यार हो, सुनवा देंगे, अभी तो आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, अभी तो अभी से कहाँ इस गाने से यादें वाबस्ता, बहुत यादें वाबस्ता है। यादें मतलब उस तरह नहीं कि इश्क वगैरह के हवाले से, काम के हवाले से। मैंने एक थिएटर किया था, उसमें ये इस गाने पे परफॉर्म किया था मैंने। अच्छा जी हाँ, कोयटा में भी किया था, सिबी में भी किया था। अच्छा जी हाँ, जबरदस्त। तो इसको इसलिए आपको ये याद आ गया? जाहिर याद है सब चीजें। फिर वो जब हम रिहर्सल करते थे, बहुत सारे दोस्त हमारे वहाँ पे होते थे जो आजकल नहीं है, कुछ मुल्क से बाहर गए, कुछ वहीं पे रह गए। जरूर सुनवाएंगे आपको। चलिए जी, बहरहाल हाँ, आप सब इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे से दोस्त मौजूद हैं, और अब्दुल्ला बादिनी और हबीब जान साहब। अभी हबीब जान साहब से बात करेंगे। हबीब जान साहब अभी तो सिर्फ सुन रहे हैं हमारी कुछ, लुकमा दे रहे हैं, उसका भी कहीं कहीं वो रोड अटका रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। मगर इनसे बात हम करेंगे, मगर आप सब से भी बात करेंगे। आप सब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप सबको भी खुशामदीद कहेंगे, और 111 पर आप कॉल कर सकेंगे और प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। तो जहाँ कहीं भी आप हैं दुनिया में, जिस जगह भी आप मौजूद हैं, आप FM 100 पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन को सुन सकते हैं, और अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। वो इसलिए कि अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो फेसबुक पर यकीनन जो है आप ज्वाइन करेंगे FM 100 पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज, और वो है facebook.com/FM247365। ये आप ज्वाइन करेंगे तो हमारी लाइव ट्रांसमिशन को आप सुन सकते हैं वहाँ पर, और उसके अलावा देख सकते हैं। तो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपके मैसेजेस जो है वो भी बिल्कुल हम आ जाएंगे। और मेरे ख्याल में ये अब जो है वो आपका ये भाई है, ये बेटा है नौमान, नाम ले, नौमान बादीनी जी, बेटा मेरा, बेटा। जब तो देखिए, जब तो वो फौरन भाई ये इसने मैं क्या बलोची लिखा है क्या इसने? जरा करीब करेंगे स्क्रीन, मुझे करीब कर दे तो मुझे पता चले। मैं इसको तो उठा के नहीं ला सकता। अच्छा, मैं आ जाता हूँ करीब। ये मतलब ऐसे ही या आशी ही क्या लिखा है इसने? ये बलूची कुछ ही लफ्ज़ ये मैं घर जाके पूछ लूंगा, फिर आपको मैसेज कर दूंगा। मुझे भाई नौमान, ये आपने लिखा क्या है? नौमान, ये इसके थोड़ा सा दोबारा मैसेज करें और ये मुझे बताएं कि आपने लिखा क्या है ये, क्योंकि अब ये और मोबाइल ऑफ किया है। अच्छा, उसके बाद ये नौमान ने ऊपर भी मैसेज लिखा है कि मैंने मोबाइल ऑफ किया है। अच्छा, इसका मोबाइल ऑफ था क्या?
या मैसेज करने के बाद शायद वो सो गया हो, पता नहीं भाई, मैंने 1:30 बज रहे हैं, मैंने सुबह स्कूल भी जाना है। नहीं ये मैंने ये कोई और बात है वैसे, कोई और बात। ये कोई और इंडिकेशन दे रहा है वो, अच्छा। कुछ बता रहा है, कुछ ये है, कुछ है, कोई ये वो कहते हैं कोर्ट वर्ड में कुछ बातें हो रही हैं। हो सकता है अब्दुल्ला बच्चों को समझा के आया हो। समझा के आए हो, कुछ लग रहा है। नहीं, मेरा मोबाइल तो ऑफ नहीं है। ये और शाहनाज आपका बहुत शुक्रिया, कहती हाउ आर यू ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। फरीद अहमद खुर्शीदी साहब कहते वेरी नाइस सर, थैंक यू जी, थैंक यू। आतिफ खरल साहब कहते हेलो जी, कैसे ठीक ठाक है। कहकश अली कहते अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं तो ठीक ठाक हूँ, बाकी आप सब बता दें कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं हमें। और उसके बाद ताहिर अनवर राना साहब कहते हैं परफेक्ट शो इन प्रोसिशन ये अगेन। और इसके बाद दुरे शहवार थैंक यू वेरी मच, आपने अंगूठा दिखा दिया है। बचपन में अंगूठा दिखाते तो पिटाई होती थी हमारी। अब तो देखें, मैं तो 2 अंगूठे दिखा सकता हूँ। अरे दो की अब तो कहते हैं कि लोग अंगूठे दिखाते दो हैं। अंगूठे दिखाने का क्या मतलब, कोई नजर ऑफिस आ जाए। जबरदस्त। जबरदस्त है। और दानियाल महर मलिक बहुत शुक्रिया आपका, आपने क्लैप किया। और उसके बाद नौमान बादीनी हेलो उन्होंने कहा है। फिर मियाँ उमैर अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत का। हज़रत अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी दोस्तों और साथियों को। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने तो सलाम का जवाब दे दिया, बाकी 2 अगर सुनेंगे तो जरूर देंगे। वालेकुम अस्सलाम। आपने नहीं सुना? नहीं, मैंने कहा मुश्तरका है। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर जान, हबीब जान, यहाँ से आपको वालेकुम दिलबर जान। और अभी तक जाग रहे हैं आप लोगों की खिदमत में। और यूनुस कबूल कहते हैं अजमल शोभी भाई कैसे हैं आप, शो स्टार्ट गुड, बहुत शुक्रिया जी आपका। और बिलाल फारूक फ्रॉम साउथ अफ्रीका में हमें देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका में हमें देख रहे हैं। और बहुत शुक्रिया बिलाल फारूक आपका, बहुत सारी दुआएं आपकी। उसामा अली सिद्दीकी, अब्दुल्ला बादीनी साहब क्या बात है, शोभी सर बहुत ज़बरदस्त सर जी, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और हफीज़ लहरी कहते हैं कि ओए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये आपको ही बोला होगा ये किरण। हम यहाँ पे मेरे ख्याल में फिल्म देखने आए हैं। हाँ, अभी वो फिल्म शुरू हो गई है। और जनाब हफीज़ लहरी ने मैसेज किया नौमान एंड नईम, मतलब वो मेरे अच्छा, ये वो आपस में उनकी कन्वर्सेशन चल रही है। ये हफीज लहड़ी साहब होंगे। अब वो लहरी होगा, आपने लहरी साहब कह दिया शायद। लिखा हुआ लहरी है। अच्छा, आर आएगा लहड़ी। आर वो मतलब आर आई लिखा है ना, तो लहरी होगा ना वो, वैसे तो लहरी होगा ये कहना, मगर लिखने में जो है वो। तो बहरहाल जी। और नौमान बदीनी, अच्छा नौमान उसको कह रहे चुप कर। क्या बात है भाई, जबरदस्त भाई, जबरदस्त भाई। और उसके बाद अच्छा ये हाफिज़ लड़ी जो है, उन्होंने उनको कहा तेरा नंबर नहीं लग रहा, उसने कहा कि मैंने मोबाइल ऑफ किया हुआ है। अच्छा ये चल रही कहानी है, ये तो कोई यार ये कन्वर्सेशन चल रही है, ये कमेंट्स में चल रही है। चलिए जी। अच्छा उसके बाद फिर हफीज़ बहुत शुक्रिया जी। फरहाद दीवा थैंक यू वेरी मच, आप हमें ज्वाइन किया। सैयद जाकिर अली कहते हैं इंडियन सॉन्ग्स पर बैन है। जी हाँ, इंडियन सॉन्ग्स पर बैन है और अल्लाह करे बैन हमेशा रहे। बिल्कुल, ये मेरी दुआएं हैं। और उसके साथ यास्मीन चाची कहते सलाम शोभी, वेलकम आवर गेस्ट ऑन FM 100, ग्रेट वॉइस जी, थैंक यू। और सैयद जाकिर अली जी बहुत शुक्रिया। और उसके बाद फिर शहजाद मर्चेंट कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नाइस शो जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल ये सिलसिला आपको पता है कि हमारा बिल्कुल चल रहा है, और प्रोग्राम में जो है वो लाइव कॉल भी हमारी शामिल होगी। और उसके साथ साथ अगर जो है वो अब्दुल्ला आप किसी कोई फनकार जाग रहा होगा इस वक्त, जिसके जो आपके साथ काम जिसने किया हो मेरे साथ जो भी जाग रहा होगा, कोई आपके ये दोस्त फील्ड के लोग जो हम अगर कोई ऐसे जो हम कुछ बात करना चाहें उनसे। बिल्कुल, मैं कॉल करूं? हाँ, कॉल करें, उसको स्पीकर पे लें। अच्छा, मुझे पता था, मैं किसी को पहले से बात पहले से बताते तो बात ही क्या थी। आजकल तो फेसबुक से, मैसेंजर से, व्हाट्सएप से इजीली पता चल जाता है, कोई मुश्किल नहीं। वैसे मेरे ख्याल फील्ड के लोग तो रात को जाग ही रहते हैं ज़्यादातर वैसे, मगर ये कि जिनका शूट हो तो वो बेचारे फिर 10-11 बजे आते हैं, तो उसके बाद का नंबर बता दिया आपने। अब मजा आएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, अजमल शोभी कहते हैं अली मुझे। जनाब अली मोहतरम, कैसे, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सो तो नहीं रहे थे? नहीं, फिर मतलब जाग रहे थे? जनाब
अच्छा, आपको पता है कि ये अब्दुल्ला बदीनी आज मेरे साथ मौजूद हैं और हबीब जान भी मौजूद हैं। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये आ नहीं रहते, बड़ी मुश्किल से उठवाया इनको मैंने। अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो क्या आप क्या कहते हैं ये अब्दुल्ला बदीनी के बारे में और हबीब जान के बारे में? ये क्या सुना है कि लोग सही नहीं है वैसे ही? सीरियस आप मतलब ऑन एयर हैं या आप? जी लाइव इस हम लाइव ऑन एयर हैं। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ जनाब, देखिए, आपकी अपनी राय है, लेकिन ये तो मेरी राय है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके बारे में। मेरी राय जो है इन दोनों के बारे में ये है कि कुछ लोग होते हैं ना जो आपको जिंदगी में मिलते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये आपको बहुत देर से मिले। हाँ, वही ना कि जिंदगी से ये गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। जी जी। तो वो आपको फिर एहसास होता है कि ये बहुत देर से मिले। माशाल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि ये वो लोग प्रोफेशनली तो खैर बात मैं बाद में करूँगा इनके बारे में, सही सही, दोनों के, हबीब जान के बारे में भी और अब्दुल्ला बदीनी के बारे में। लेकिन ये है कि बहैसियत इंसान ये इतने खूबसूरत लोग हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि मुआशरत, दोस्ती, मोहब्बत, ताल्लुक, वाबस्तगी, पुर्दगी और एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे के लिए आपकी तकलीफ में, आपके इम्तिहान के वक्त या आपके कमजोर लम्हों में आपसे पहले खड़े हो जाना, तो ये इन दोनों का वस्फ है। और मैं माशाल्लाह मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरे घर के फर्द की तरह मेरे साथ शामिल हैं, रहते हैं। जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म की बात है, मैंने हबीब जान साहब के साथ एक वो काम किया है, सीरियल लिखा, वो इत्तेफाक से वो तो वो माशाल्लाह मैंने तो ये देखा कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत सारी कुछ ऐसी बातों की वजह से मशहूर है, जिसमें हम मतलब जाहिर है इसके पेमेंट्स डिले हो जाती है और ये कुछ हो जाता है बहुत कुछ। ये एक ऐसा वाक़या है जिसे अब आम वाक़या भी नहीं समझा जाता। तो हबीब जान को तो मैंने ये पाया कि अगर इन्होंने कहा कि मैं 25 तारीख को फर्ज कीजिए 1:30 बजे आपके पास आऊंगा, तो मैं 1 बजे खुद घर आ जाती थी पैसे देने के लिए। तो ये और अब्दुल्ला बदीनी तो खैर माशाल्लाह एक्शन और एनर्जी भरा हुआ इंसान है और बहुत कुछ करना चाहते हैं। और मैं इनके साथ 2-3 चीजें हम कर चुके हैं और आगे भी इंशाअल्लाह ताला कौन सी गेम है? एक एक्शन, एनर्जी, एक अपना कुछ दिखाना, अपनी आइडेंटिटी, अपना फुटप्रिंट छोड़ना। He is a professionally very honest people, very nice people to work with, to know, to have in life, I think. अच्छा अली भाई, कौन सा किया, मतलब हबीब जान के साथ और अब्दुल्ला बदीनी के साथ कौन सा आपने किए थे सीरियल या कौन सा? प्रोजेक्ट नाम तो छोड़ें, हम तो मिलके जिंदगी लिख रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। तो सर नाम असल में नाम होगा तो लोग पहचानेंगे, नाम होगा तो लोग पहचानेंगे। उस प्रोजेक्ट लोगों को बता दें कि उस प्रोजेक्ट का नाम जिंदगी है। वैसे इनके लिए, हबीब जान के लिए जो लिखा था प्रोजेक्ट जो आजकल ऑन एयर है एक्सप्रेस टीवी पर, उसका नाम है इश्क न करियो कोई। इश्क न करियो कोई। ये हबीब जान के लिए मैंने बुनियादी तौर पर लिखा था, लेकिन बाद में वजूहात की बिना पर हबीब जान उसे प्रोड्यूस न कर पाए। सही है। फिर हमारे एक दोस्त निशान खान साहब ने प्रोड्यूस किया। वो भी एक बेहतरीन इंसान है, बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है। और बदीनी ने किया था, डायरेक्ट किया। तो आजकल मैं बदीनी के लिए बहुत बड़ा एपिक सीरियल हम एक मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, गुड। और ये महज आज़ाद है, अभी तो हमने पता नहीं क्या क्या कुछ करना है। क्या बात है। इंशाअल्लाह हमारे में तो दुआ है कि ये लोग आइंदा जिंदगी में भी साथ हों इंशाअल्लाह। अच्छे लोग जो हैं, अच्छे लोग मैं समझता हूँ खुदा की नेमत होती है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, नेमत होते हैं अच्छे लोग, उनकी कदर करनी चाहिए।
मैं आपके सुनने वालों को आपके एफएम की विसात से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा अगर आपकी जिंदगी में, हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई मुखलिस शख्स जरूर होता है। खुदा इतना रहीम है कि वो जरूर देता है ये नेमतें रिश्तों को निभाने, रिश्तों को पहचाने और रिश्तों की कदर करें। सही। ये जो चंद सिक्के, चंद मफादात, चंद ख्वाहिशात, जिनकी वजह से हम बहुत अहम रिश्तों को खो बैठते हैं। बेशक सही कहा, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात। वो इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं। ये चीजें खत्म हो जाती हैं, ये चीजें खर्च होने के लिए होती हैं, लेकिन मोहब्बत, रिश्ते, ये जितना आप इन्हें खर्च करेंगे ये उतना ही बढ़ेंगे, उतने पायदार होते हैं और उतने मजबूत होते हैं। बेशक, बहुत अच्छी बात की, वाह जबरदस्त। बहुत शुक्रिया अली मोइन, आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं आपको भी जल्दी आपको भी बुलाऊंगा, फिर मैं कुछ आपसे भी डिस्कस करेंगे, आपको भी हम लाएंगे अपने शो में, बुलाऊंगा मैं, अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि मेरे जाने से तो नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, लेकिन यह है कि मैं अगर इसका कोई काम कर लिया जिंदगी में तो जरूर नहीं, जरूर इंशाल्लाह ताला। हम तो असल में मैं ये सोच कर नहीं बुलाता किसी को कि किसी ने क्या किया है, मैं ये सोच के बुलाता हूँ इंसान कितना अच्छा है। बस मैं ये सोच के बुलाता हूँ, ये सोच के नहीं बुलाता कि वो कितना बड़ा एक्टर है, ये कितना बड़ा वो है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के लाख शुक्र, मैं किसी को इस नज़र से देखता ही नहीं हूँ। और मैं एक और आपके सुनने वालों को, अगर वो सुन रहे हैं तो आपके प्रोग्राम की तरफ से जी जरूर 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 विसादत से मैं उन लोगों को एक और पैगाम देना चाहता हूँ। दो साहिबान सामीन जो आपके सामने बैठे हुए, ये इस वक्त की मिसाल है। वो सारे लोग ये सोने के चमचे लेकर मुंह में पैदा नहीं हुए थे। सही बात है। ये किसी स्पील पर, किसी बड़े अदाकार या डायरेक्टर के घर में पैदा नहीं हुए। ये लोग गरीब छोटे ग्राउंड से उठे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप जितने लोग हैं, अगर आपके हालात खराब हैं या आपके पास वसाइल नहीं है या महदूद है, तो उससे घबरा कर अपने ख्वाबों को कम्प्रोमाइज न करें। देखें इन लोगों से सबक लें और इन लोगों से एक इंटीटस लेकर एक लेकर आगे बढ़े। सही। आप भी वहाँ यहाँ पहुँच सकते हैं। सही बात, कोई रुकावट नहीं होती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू वेरी मच, आपको ज़हमत दी हमने, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इन दोनों को सलाम। आपको वालेकुम अस्सलाम। ये दोनों खुद ही जवाब देंगे, मैं तो जवाब नहीं दूंगी, दोनों जवाब देंगे। अस्सलाम अली मोइन भाई, आपकी मोहब्बत, आपके अल्फाज हमारे लिए बड़े कदरमंद हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू अली मोइन, थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, ये हमारे साथ थे बहुत ही खूबसूरत राइटर, बहुत ही खूबसूरती से लफ्ज़ों के पिरोने वाले ड्रामा राइटर अली मोइन हमारे साथ मौजूद थे, और जिनसे हमारी बात हो रही थी, और जो हबीब जान और अब्दुल्ला बादीनी के लिए बता रहे थे। मगर बात है कि वो सब कुछ अपनी जगह, मगर ये कि इंसान वाकई, इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। और मेरा ताल्लुक़ बड़ा कम रहा, मगर एक कभी कभी कहते हैं इंसान का ताल्लुक़ ना होने के बावजूद भी वो बहुत कुछ जान लेता है, अगर जानने वाला हो जी। तो बिल्कुल नंबर बहुत अरसे से मेरे पास सेव है, और मैं उसी नंबर से सर्चिंग करता रहता था कि अब्दुल्ला बादीनी है क्या चीज़। अच्छा। तो हबीब जान से मुलाकात हुई। बहरहाल जी बहुत अच्छे। और हम यूँ करेंगे, हम चलते हैं अपनी लाइव कॉल की जानिब भी चलते हैं। और लाइव कॉल पर अगर आप बात करना चाहें तो लाइव कॉल पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-100 पर आप हमें कॉल करेंगे और आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हो सकती है। आप हमारे मेहमानों के बारे में जान सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो देखते कौन है हमारे साथ इस वक्त लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी। थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे, थोड़ा सा आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है। बेशक बेशक, सही कहा।
सही। तो आप बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात की। आमीन 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 आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं, अगर वक्त मिला तो जरूर सुनाएंगे आपको, ठीक है? थैंक यू जी, ओके जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ, बस इंशाल्लाह ख्वाबों में मिलेंगे, आप बेफिक्र इंतजार करें, किसी भी ख्वाब में अचानक मिल जाएंगे हम, ठीक है? थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए, आप ठीक हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आमीन 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 आमीन। आमीन, बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देख लीजिए मैं क्या, कौन कौन से लोग मोहब्बत से कॉल करते हैं रातों को, देखे वो अपनी ड्यूटी पर भी हैं माशाल्लाह, उसके रात के 2 बज रहे हैं माशाल्लाह। देख लें, वो रात के 2 बजे वो ड्यूटी के बावजूद भी वो हमें सुन रहे हैं। तो बहरहाल जी, और एक और कॉल को बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, जी 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 जी, जरूर बात करें। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है हम। वालेकुम सलाम बिरादर जान। तो नींद उड़ गई? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। तो कुछ कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे, मेहमानों से बात करना चाहेंगे या? अच्छा, तो आप कुछ नहीं, आप नहीं सुनाना चाह रहे कुछ? चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? थैंक यू जज़ाकल्लाह, ओके, थैंक यू, जनाब हाफिज, बहुत शुक्रिया। कम से कम आदमी कॉल कर रहे तो सुनाई दे कुछ यार। खैर बार क्या कह सकते हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और मैं सोच रहा हूँ कि आप इस वक्त जो है, अब्दुल्ला ने हमें एक खूबसूरत सी आवाज़, खान साहब की आवाज़ कही है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं वो गाना जो है वो इस वक्त सुनवा ही दूँ आपको मैं, कि हुस्न की देवी से मुझे, है ना, यही था ना? बिल्कुल ये था। ये फिल्म जो है इसकी, फिल्म का नाम तो नहीं मेरे ख्याल वो मैं निकाल लेता हूँ, मैंने सिर्फ गाना से फिल्म नहीं देखा। हाँ, ये मुझसे पहले किया यार, वैसे भी यार फिल्म भी होना चाहिए, मैं अभी निकाल लेता हूँ। ये मेरे ख्याल में है, जहाँ तक हमें याद आ पड़ता है, तो ये तो चलो दूसरा है, तो हुस्न की देवी है मैं हूँ तेरा पुजारी। चले, ये आपको सुनवाएं क्या ख्याल, जब तक वो निकालते हैं फिर, है ना? जी जी बिल्कुल, क्या ये भी खान साहब की आवाज़ में। और ये फिल्म कुबड़ा आशिक का गाना है। कुबड़ा आशिक के बारे में शायद आपको पता हो जी। रंगीला साहब थे उसमें, मेन कैरेक्टर उनका था। उनकी अपनी फिल्म भी उनकी अपनी थी। अच्छा, प्रोड्यूसर भी हुए थे, डायरेक्टर भी हुए थे। वो उसके डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, और इसमें कुछ गाने भी उनके थे, और मतलब इसमें उसके राइटर भी थे वो। ये उनकी ज़ाती फिल्म थी, और पाकिस्तान की उस वक्त की सबसे महंगी तरीन फिल्म थी ये। अच्छा, मगर उन्होंने अपना सब कुछ इस पर लगा दिया था। सन बता सकेंगे आप? और ये तकरीबन मेरे ख्याल में 80s गालिबन 80s की है। मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं 1973 की, 73 में रिलीज हुई है। ठीक। तो ये लाजमी 1-2 साल पहले की है, तो 70 या 70 ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था वो तकरीबन था, मगर ये कलर थी, ये कलर बनाई थी उन्होंने फिल्म, और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस पर लगा दी थी। मगर अफसोस ये हुआ कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। और उसके बाद वो कहते हैं कि इंसान की जब वो सब कुछ जमा पूंजी लगा के बैठ जाए
तो उसके बाद क्या हाल होगा उसका फिर। और इसमें उनका कैरेक्टर भी डबल था। 84 की बात है अजमल साहब, मुझे इसके पोस्टर्स याद है, जब फिल्म के पोस्टर्स अखबारात में आते थे तो मुझे अभी तक याद है वो कि बड़ा आशिक, हालांकि उस कुबड़ा आशिक 1975 की तो मेरी पैदाइश है, ये आपसे 2 साल पहले रिलीज हुई है। पहले रिलीज हुई और 84 में दोबारा शायद सिनेमा की ज़ीनत बनी है ये फिल्म। असल मुझे याद पुरानी फिल्में तो सिनेमा में चलती भी नहीं है, चलती नहीं है ये, मगर ये उस वक्त जब ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था उस वक्त ये कलर फिल्म बनाई थी उन्होंने और बड़ी महंगी तरीन फिल्म बनी थी। उस वक्त की सबसे महंगी तरीन फिल्म यही थी, मगर जब नाकाम हुई तो उसके बाद उनकी कमर टूट गई और वो यूँ समझ लो सड़क पर आ गए थे वो। उसके बाद ये उनका अपना, क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया था 90s में जो है उनका मैंने इंटरव्यू किया था एक टीवी के लिए, तो यहाँ जब कराची आए हुए थे तो वो मतलब जब इस फिल्म का जिक्र किया और इस फिल्म की बात जब उनसे हो रही थी मेरी, तो वो उनकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे जब इसकी बात हो रही थी। जाहिर सी बात है जब वो जिंदगी की जमा पूंजी लग गई हो और फिल्म फ्लॉप हो गई थी, फ्लॉप सामने गए थे प्रोड्यूसर वगैरह सब। तो चलिए इसी का गाना सुना, तो उसके बाद फिर मैं आपकी पसंद का जो गाना वो भी आपको सुनाऊंगा, मगर ये भी आप सुनेंगे तो तकरीबन वैसे ही है ये। बिस्मिल्लाह करें जी। हमने दोनों आपको मजे करा दिए, दिखा भी दिया और सुना भी दिया। आप देखें, मतलब रंगीला साहब की एक्टिंग देखें आप, कुबड़ा आशिक, और देखें वो क्या उनका कैरेक्टर देखें और उनकी एक्टिंग देखें। मतलब आप ये देखें कि एक फिल्म में कितने काम उन्होंने किए एक साथ, कितने काम एक साथ किए। आज ऐसे लोग कहाँ हैं। और अजमल साहब उनके एक्टिंग के साथ साथ जो है उनकी डायरेक्शन 1973 का दौर था, उस वक्त पाकिस्तान में फिल्म के हवाले से, ड्रामे के हवाले से वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी बिल्कुल, लेकिन बड़ा उम्दा काम किया इन्होंने, जिसमें शायरी देख लें, उनकी प्रोडक्शन देख लें, डायरेक्शन देख लें और सेट आप उसके देख लें। अब देखिए सेट कितना ये कोई ओरिजिनल लोकेशंस में नहीं था, इंडोर स्टूडियो के सेट थे, उस वक्त बहुत ज्यादा काम किया गया था। उस दौर में मतलब ओरिजिनल लोकेशन इतनी होती भी नहीं थी, बहुत कम होती थी। वो एवर्डी स्टूडियो, शेख सलमान, कौन से शबाब स्टूडियो, सारे वो पूरा अंदर पूरा सेट लिखते थे, पूरे बस्ती के और गाँव के देहात के पूरे सेट लिखते थे वहाँ पर। अभी भी है, मैं पिछले साल गया था, अपना कौन सा स्टूडियो था लाहौर का जो मशहूर है, शानूर स्टूडियो, वहाँ पे अभी भी वो गाँव के सेट में देख के हैरान हो गया मुझे। वो यूसुफ खान का, मुस्तफा कुरैशी साहब का, सुल्तान राय साहब का, सुधीर साहब का दौर याद आ गया, जब वो उसमें अपने ड्रामे फिल्म शूट कर रहे थे, बीच में कुआं है और साथ में कमरे हैं, चौधरी का घर है, तो बड़े मैं हैरान हो गया देख के कि यार कितना अच्छा दौर था ये। लेकिन इस वक्त अफसोस का मुकाम यह है कि वो स्टूडियोज वीरान पड़े हुए हैं। असल बात है कि हमारा वो दौर असल में था वही, अच्छा वो जो लोग थे काम करने वाले, आज वो लोग भी नहीं है, वो लोग भी नहीं बिल्कुल। और जो अगर कुछ लोग हैं तो उनकी जो तजुर्बे से आज की हमारी जनरेशन फायदा नहीं उठाती। वो कहते नहीं वो दौर अलग था, मैनुअल दौर था, अब तो भाई डिजिटल दौर है, एनिमेशन आ गए, अब तो कहते हैं कुछ भी नहीं चाहिए हमें, हम तो एक कैमरे में सब कुछ बना के उन्होंने उसी में सब कुछ बना लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। कंप्यूटर में तूफान भी बर्पा कर देंगे, आग लगा दिया हमें और एक्सीडेंट भी कर देंगे, जहाज भी तबाह कर देंगे, सब कुछ हो जाता है। अब तो वही असल में वही दौर हो गया। मगर कि आप ये देखें हबीब भाई के वो दौर जब वो मैनुअली काम होता था और आज डिजिटली सारा कंप्यूटराइज काम हो रहा है, उसके बावजूद उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये वो एवरग्रीन काम हुआ है जितना भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे शोभी साहब जो आजकल का दौर है, जो फैसिलिटीज या जो कैमरे आजकल के दौर में नसीब है, वो उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, काम उस वक्त बहुत उम्दा होता था। जब मैं एडिटिंग पे टेबल पे बैठा तो मेरे उस्ताद ने जब कहा था कि यार ये यहाँ पे इंसर्ट लगता है एडिटिंग का, यहाँ पे इन होते, तो मैंने 5-10 मिनट देखने के बाद मैंने कहा ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। हालांकि मैं अनाड़ी थी बिल्कुल फर्स्ट टाइम, सही 5-10 मिनट की ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो ये कर सकते हो, ऑपरेटर बन जाओगे, लेकिन ऑपरेटर बनने के साथ साथ आर्टिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। मतलब वो तो आपने उसको कर लिया वो तो एक ऑपरेटर की जॉब होगी ना, आपने कर लिया, मतलब वो आर्टिस्टिक वो जो चीज चाहिए उसमें। आजकल की जो डिमांड है मेरे हिसाब से कि ठीक है नए लोग आ रहे हैं, उनको भी कबूल करना चाहिए, उनको भी मानना चाहिए, उनके पास टेक्निक्स है, और जो पुराने लोग हैं, नए लोग और पुराने लोग मिलके जो चीज बनाएंगे ना, उसका फिर जवाब नहीं।
हाँ वो तो लाजिम बात है। मतलब असल में पता है अब्दुल्ला, मैं यही बात कह रहा हूँ कि हम आज जो हमारे कुछ ऐसे अल्लाह ताला उनको जिंदगी जो कुछ हमारे लेजेंड है आज भी मौजूद, तो उनको उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए, उनको साथ लेकर के चलें। बेशक काम आप अपना करें, मगर उनके तजर्बे से आप कुछ ना कुछ तो हासिल कर सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आजकल के नौजवानों से आप नाराज हैं। मैं नाराज नहीं हूँ। मैं असल में मैं आजकल के नौजवानों से कहता हूँ कि आजकल के नौजवान जो है वो अपने सीनियर्स को कुछ समझते नहीं। असल में बात ये है, आप देखें कि सईद रिजवी साहब ने आज जो फिल्में बन रही हैं, हॉरर फिल्म बनती है या गर्दन कटी और हाथ कटा मुंह कटा गर्दन ये वो, सईद रिजवी साहब ने मतलब 80s में 70s में उन्होंने शानी बना दी, सरकटा इंसान बना दी। 1988 की बात है, शानी बनाई उन्होंने, वही 80s में बनाई उन्होंने। साइंस फिक्शन फिल्म थी, पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म। बोले ये तो आज जो काम आज कर रहे हैं वो तो आप देखें 88 में कर चुके थे और बड़ी अच्छी फिल्म थी। उसमें शेरी मलिक साहब थे, बाबर शरीफ साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे। तकरीबन यूं समझने के आगे वो लगाए 30 साल पुराने, 30 साल पहले, 30 years बैक। तो आप देखें कि वो लोग कर चुके, तो वो जब उस दौर में वो कर सकते, आज वो क्या नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने सरकटा इंसान बनाई थी, सरकटा इंसान रशिया में शूट की। अमजद राना थे, रशियन एक्ट्रेस थे उसमें। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अब्दुल्ला, मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई, मैं किसी के अगेंस्ट मैं भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर जी 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 कहने का मकसद ये है कि ठीक है, हमारे बड़ों ने बना लिया, जितना भी काम किया ठीक है वो हो गया। हमारे बड़ों को, हमारे सीनियर्स को चाहिए वो शफकत से भी पेश आए ना। हाँ, जो नौजवान है, जो नए आने वाले लोग हैं, उनको अदब करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, जरूरी है। वो तो जरूरी है। जब आप किसी को मोहब्बत देते, रिस्पेक्ट देते ना, तो फिर वो आप पे निछावर करता है। आम टेक्निकल लोग हैं, वही आर्टिस्टिक अप्रोच जो है, वो जो अप्रोच है ना, वो पुराने लोगों के साथ है। वो जब दोनों मिलकर चीज बनाएंगे, वो फिर शाहकार बनेंगे। ये अक्सर मेरा मकसद यही है। मैं ये आज की जनरेशन के खिलाफ में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मगर जनरेशन सिर्फ इस वजह से कि हम आज के जो हमारी जनरेशन है, जो यूथ है ना, वो अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं देती। और दूसरी बात कहती नहीं, ये पुराना गुजर चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी हमारे जी अभी भाई कुछ कह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा था कि अजमल साहब का गिला शिकवा ये है कि आजकल के दौर में क्रिएटिव काम नहीं हो रहा है। नहीं बिल्कुल, आजकल के दौर में जो चाहिए, जो हक है, आपको बताऊं, आजकल के दौर में मैं माजरत चाहता हूँ। आजकल के दौर में अब्दुल्ला क्वांटिटी कर रही है, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी में बड़ा जोर है। मैं सर माजरत चाहता हूँ आप दोनों से। क्रिएशन अब भी हो रहा है। क्रिएशन के लिए कोई दौर, कोई एज, कोई टाइम, कुछ भी आप लिमिटेड नहीं कर सकते। क्रिएशन ये खुदा की मतलब देन है। वो किसी बच्चे से वो करवा ले, वो किसी बुजुर्ग से करवा ले, वो किसी से भी करवा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, इसका मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि अगर मैं शार फैसल पे जा रहा हूँ कोई 150 की स्पीड से, ठीक है, तो मैं कितनी चीजों को फोकस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। वो सिर्फ एक पट्टी नजर आ रही होगी और मैं इस पे दौड़ रहा हूँ। और अगर मैं शार फैसल पे 5 की स्पीड से जाऊंगा, हर एक चीज को मैं ऑब्जर्व करता हुआ जाऊंगा, हर एक बिल्डिंग को मैं याद करता हुआ जाऊंगा, फूलों को, चीजों को फील करता हुआ जाऊंगा, उसमें ऑब्जर्वेशन ज्यादा है। इसी तरह जब हम काम कर रहे हैं, जब छपाई करते हैं कि हमें 15 सीन चाहिए, आज 20 सीन चाहिए, यही तो बात होगी सर है। लेकिन आगे ना वहीं पर आप इसमें आजकल के नौजवान का कोई कसूर नहीं है, आजकल के नए आने वालों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उस लॉट में मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी वो चीजें भुगत रहा हूँ। उसमें बहुत सारी मजबूरियां ये है प्रोड्यूसर की भी, कि प्रोड्यूसर को एक प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए कि ये देखिए पैसा लगा रहे हैं ना, वो कहता है कि मेरा पैसा कम लगे, काम ज्यादा हो। नहीं कि एक दिन में मेरे 10 सीन होने चाहिए। नहीं सर। अच्छा अब्दुल्ला जान, बैठे हुए ना, तो फोन करो मेरी तरफ। हमारे पास तकरीबन 1 घंटे का टाइम हो रहा है। देखिए, मैं नौजवानों को बाकायदा मैं वकालत करूंगा। सतार यार, अगर उनको बोलो थोड़ी आगे आधा कप चाय अगर बन जाए, मगर फीकी चाय। तो देखिए, प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो,
जहाँ पे 100 लगने वहाँ पे 90 लग जाए। यही तो वही सही है। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा फिर आपकी बात खत्म होने के बाद। आज असल में मेरा हबीब जान को आपके साथ बुलाने का मकसद भी यही था। मैंने हबीब ने कहा कि यार नहीं वो अब्दुल्ला को, मैंने कहा नहीं आप भी साथ बैठोगे। जी अब देखिए प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, उसमें नौजवान का कोई कसूर नहीं है। अगर कोई भी नौजवान हो आप उसको पुशन दे, आप उसको एक लमसम बजट दे दें, वो भी आपको बेहतर चीज़ क्रिएट करके दे सकते हैं। मुझसे भी अगर आप काम लेते हैं, आप मुझे कहते हैं कि दिन में आप 4 सीन करें और टिका के करें, तो उसमें मैं एंगल्स भी सोचूंगा, उसमें मैं परफॉर्मेंस भी निकालूंगा, उसमें क्रिएशन भी करूंगा, सब चीज़ें करूंगा। ठीक है, जब आप मुझे कहते हैं कि नहीं 12 सीन चाहिए, तो फिर उसका हल मैंने ये निकाला, फिर तो नहीं उसका एक हल निकाला मैंने कि जो नए आने वाले लोग हैं या जो काम कर रहे हैं, उसका हल ये है कि चले हम 8 सीन प्रोड्यूसर के लिए करेंगे, 4 सीन अपनी मर्जी की करेंगे। तो रोज अगर 4 सीन अपनी मर्जी की हो तो वो हमारा जो अंदर का आर्टिस्ट है वो भी जिंदा रहेगा, मतलब अपनी जो है वो सुकून मिलेगा, हाँ मैंने कुछ तो काम अच्छा किया, अपने हिसाब से किया, मैंने बेहतर किया। लेकिन आने वाले दौर में जो मुझे नजर आ रहा है, आने वाला दौर बेहतर दौर है। आने वाला जो लड़के पढ़ के आ रहे हैं, जो समझ के आ रहे चीज़ों को, ऐसी नहीं कि उठा लिया और कैमरा रवाना हो गया। अच्छा आप मुझे अब्दुल्ला ये बताएं कि इस वक्त जो हमारी फिल्म जो बन रही है, फिल्म रिवाइव हुए, क्या आप इसको क्या समझते हैं, ये फिल्म है? ये फिल्म है, इसको फिल्म कहेंगे आप? कहते हैं फिल्म या सिर्फ जो सिनेमा में चल वो फिल्म ही है। उसमें ये तो बात फिर आपको सिल्वर स्क्रीन की बात कर रहे हैं ना, तो फिल्म ही होगी, जाहिर सी बात है। यही तो मैं जवाब आप टिकट लेके खरीद रहे, देखने जा रहे हैं और बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो फिल्म ही होगी। नहीं बड़ी स्क्रीन पे तो मैं जो है वो ड्रामा भी तो बड़ी स्क्रीन पे करके देख लेता हूँ। देखिए इस वक्त मैं घर पे 52 इंच पे अगर देख लूँ या मैं 72 इंच पे देखूँ, तो वो भी तो मतलब है तो ड्रामा ही ना वो। देखिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से उसको देखते हैं। ठीक है, आपके ख्याल में, क्योंकि आपने फिल्में देखी है जो प्रॉपर स्क्रिप्ट और कंटेंट और ये सब चीज़ें उनकी मतलब भरपूर थी ना, वो सारे 12 मसाले होते थे इसमें। अब जब फिल्म दोबारा से रिवाइवल हुए ना, तो उसमें ज़ाहिर है हमारे ज़्यादातर लोग ड्रामा इंडस्ट्री से, अभी तक वो लाइन मतलब क्रिएट नहीं हुआ। ज्यादातर के सारे लोग ड्रामा इंडस्ट्री की, फिल्म का तो है ही नहीं ना कोई इसमें तो बहुत, मतलब फिल्म का तो आपको पता है, फिल्म का कंटेंट एक अलग होता है, फिल्म का मूड अलग होता है, उसकी थीम अलग होती है, उसके फेस अलग होते हैं। वो बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। एक वो जो ट्रांजैक्शन है, ये जो टाइम गुजरा है ना कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई, दोबारा से उठा रहे हैं ना, उस ट्रांजैक्शन में हम वो जो कल्चर है ना, गंडासा कल्चर जिसे कहते हैं, उससे हम निकल गए। अब लाइक हम पहले बैठते थे कि यार इस तरह भी फिल्मों में बातें करते हैं, अगर हम गोरे का भी फिल्म उठा के देखें, नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे, कोई चीख पुकार नहीं, कोई वो सिलसिला नहीं है। वो अपने स्क्रिप्ट या अपने जो क्लाइमेक्स वगैरह इन चीज़ों पे जाके या पीक पे पहुंच के ऐसा सिचुएशन आ जाता है, या कोई लड़ाई वगैरह का कोई सिलसिला था, हर जगह पे ना चीख रहे ना लड़ रहे। हाँ सही है। हमारी फिल्में अगर आप उठा ले, पुरानी फिल्में उठा लेना, जो जब हमारे सिनेमा हमने बिठा दिया, उस वक्त आप देखिए क्या था। नहीं वो मतलब वो देखिए वो एक अलग एक रीजन, अलग रीजन का वो कंटेंट था जिसको अब वो जो बात कर रहे हैं, मगर वो दौर रहा 1988 तक। वो मतलब वो नहीं, वो अगर पंजाब रीजन की बात करते हैं, पंजाब में पंजाबी फिल्मों में कुछ अगर हम कंटेंट, मगर पंजाबी फिल्मों में भी कुछ ऐसा रहा कि कुछ थोड़ा सा एक ऐसा कल्चर या ऐसा हमारा एक कंटेंट हुआ कि जिसने पूरी इंडस्ट्री को यूँ लाके यहाँ खड़ा कर दिया, जहाँ जैसे वही मौला जट जी है, मुस्तफा कुरैशी साहब, ये वो बेशक गंडादा कल्चर, मगर कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचाया मैं उससे डिसएग्री नहीं करता। अब बात है समझने की कि आप हीरो बेलचे से गोलियां रोक रहे हैं, ठीक है, वो भी है, आप रुकवा सकते हैं, लार्जर देन लाइफ है, गोलियां आके आपके सामने रोकते और आप साइड पर उठा के फेंक सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, आज भी गोली यूं आती है और यूं निकल जाती है। एनिमेटेड हो रहा है, ओरिजिनल शूट किया जाता था, ये कंप्यूटर पे शूट किया जा रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं, एक तरफ आपने जो बेलचे से गोलियां रोक रहे हैं, आपने वो मूवी देखी है, और दूसरी तरफ आप मैट्रिक्स देख रहे हैं, तो आपकी आंखों को क्या अच्छा लगेगा? हमें तो बेलचे अच्छा लगता है आज भी। हमें तो आज भी बेलचे ही अच्छा लगता है। फर्स्ट ब्लड रैम्बो की जो पहली फिल्म थी फर्स्ट ब्लड, वो आज तक लोगों को याद है। उसमें कोई एनिमेटेड काम नहीं था,
ओरिजिनल शूट किया गया होता था, उसको आज भी याद करते हैं लोग। मतलब मैंने एक फिल्म मुझे याद है, फायर पावर आई थी, फायर पावर फिल्म आई थी, और जिसकी शूट के लिए जब मैंने उसको थोड़ा डिटेल था, वो कैपरी पे मैंने देखी थी फिल्म वो, मतलब मेरे ख्याल 80s की बात है ये। तो वो जब उसकी डिटेल सब आई थी, जब अखबारात में उसका पूरा उसका एक रिसर्च आई थी उसके बारे में, उसका सर्वे पूरा आया था, तो उसमें फिल्म में जब वो फिल्म मैंने देखी थी तो उसमें कितने पता नहीं कुछ 50, 60 या 100 जहाज़ों को तबाह किया गया। तो मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता यार, ये नहीं यार सारा जो हकीकत से करीब तरह हो वो ज़हन भी कबूल करता है। अच्छा, मगर जब वो उसके पूरी डिटेल उसकी जब एक इंग्लिश मैगजीन में उसको मैंने पढ़ा बैठ के उसके बारे में डिटेल, तो उसमें वो तमाम चीज़ रियल थी, रियल थी, वो सब कुछ रियल था उसमें। और उसके दौरान उसमें लिखा था कि पता नहीं कितने 100 जो क्रूज है वो भी उसमें मतलब शहीद मरा था उसमें वो। अच्छा। उस शूटिंग के दौरान कितने लोग उसमें मरे, कितने लोग उसमें जख्मी हुए, कितने मतलब रियल जहाज, एयरप्लेन जो उसमें उन्होंने तबाह किए, हेलीकॉप्टर तबाह किए, गाड़ी तबाह की, सब कुछ रियल था उसमें। सर और वो कितना नुकसान हुआ, आजकल वही सब चीजें कंप्यूटर पे हो जाते हैं। नहीं वो बात है कि मैं बता रहा हूँ कि वो मतलब उस दौर में वो एक फिल्म थी, तो उन्होंने इतना कुछ सब कुछ रियल किया, उसको रियल किया, बिल्कुल किया। आज जो है वो सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है, और उसके बावजूद भी हम अब उसके बाद हम करोड़ों पे जा रहे हैं, जब बेचारे वो लाखों में हजारों में फिल्म लाखों में फिल्म बनती थी और वो लाखों ही तक रहती थी। वो दौर अलग था मगर काम अलग था। जी काम अभी हो रहे हैं ना, काम तो अभी हो रहा है, काम तो मतलब काम तो हर दौर में होगा, काम तो हर दौर में करने वाले करते हैं, प्रोड्यूसर भी हर दौर में पैसा लगा रहे होते हैं। अच्छा वो भी उस दौर के प्रोड्यूसर भी थे जिन्होंने इंडस्ट्री को तबाह किया, जो पंजाब की इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर थे वो गाय भैंस दूध वाले थे सारे, जिसकी जैसे इंडस्ट्री हमारी तबाह हुई, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम वो हो गया था कि उर्दू फिल्में बनना कम हो गई थी, सारी कम्युनिटी बेस्ड बननी शुरू हो गई थी, फलाना गुज्जर, बशीरा गुज्जर, दादा गुज्जर, ये गुज्जर, वो बदमाशों की फिल्में बननी शुरू हो गई। वो अपने अपने इलाकों की जो उनके बदमाश थे, जो उनके ऊपर फिल्में बननी शुरू हो गई, हीरो बना के पेश किया जाता था। सारे वो गाय भैंस वाले सारे प्रोड्यूसर थे उस वक्त के। असल में इंडस्ट्री की तबाही भी यही इनकी वजह से तबाह हुई थी इंडस्ट्री में। मैं समझता हूँ, देखिए वो मेरे जो आप जिस दौर से जिक्र कर रहे हो वो मेरी पढ़ाई का टाइम था, मैं स्कूल या कॉलेज में था, ज्यादा मैं फोकस नहीं कर पाया हूँ फिल्मों को, चीजों को, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस दौर में लोग वही देखना चाहते होंगे। नहीं, देखना तो चाहते थे मगर एक वक्त वो आया कि जब वो देखना नहीं चाहते थे और वो बनती रही, तो इसीलिए वो फिर किलो हुई। टाइम चेंज हुआ ना, इसलिए फिर वो दबती चली गई। वो टाइम, क्योंकि अब वो दौर ये कि लोग देखना चाह रहे थे दिल मेरा धड़कन तेरी आवाज और ये तमाम जैसी ये फिल्में, मेरी जिंदगी है नगमा, ये मतलब फिल्में देखना चाह रहे थे। आईना फिल्म जो है वो आपको नदीम साहब की जो फिल्म थी, एक पुरानी आईना थी, एक साल ये बम्बिनो सिनेमा मेन इसका थिएटर जाते थे, बम्बिनो सिनेमा मेन थिएटर था। फिर बंदिश फिल्म आई, दो प्यासे दिले हुए, ऐसे क्या मतलब फिल्में थी वो। आपसे मैं कुछ पूछूं, माइंड ना करें। नहीं मैं तो माइंड घर पे रख के आता हूँ जब आज आता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। मुझे ये बताया कि आप कैसे आए शोबिज़? मैं कैसे आया? मैं शोबिज़ में जहाँ मैं जिस जगह बैठा हूँ मैं ना अब्दुल्ला, ये मेरी सोच नहीं थी मैं कभी रेडियो करूँगा। मेरी सोच ही नहीं थी कभी। मैं बेसिकली फील्ड में जब मैं आया हूँ, जो मेरा बचपन से शौक था, मैं गानों पे एक्टिंग करता था घर में खड़ा होकर। जब रेडियो में गाने चलते थे तो उसमें तो मेरी में कहते तो बस तो एक्टर ही बनेगा, तो लगता है तो एक्टर ही बनेगा। तो मैं गानों में परफॉर्म करता रहता। तो स्कूल के लिए मतलब दोपहर का स्कूल होता था, स्कूल की तैयारी होती थी, मम्मी जब तक खाना बना रही है इसकी या खाने के लिए स्कूल जाने के लिए, तो यूनिफॉर्म पहन लिया, उधर से रेडियो चल रहा है, तो रेडियो गाने आ रहे हैं, फिल्मी गाने, तो उसमें लिपसिंग और उसमें एक्टिंग की, ये ऐसे हो रहा होगा, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा होगा, ऐसे कर रहे हो, ऐसे करो। तो वो करते करते बहरहाल कि वो सब कुछ मेरा, हाँ फिर मेरा ये सिलसिला रहा कि मुझे फिर जब थोड़ी समझ हुई और सब कुछ हुआ, तो मैंने फिर जो है बाकायदा गिटार सीखना शुरू किया। और हॉलो गिटार मैंने जो है वो मैंने परचेज़ किया, और मैंने हमारे को बड़े अच्छे थे, पता नहीं बेचारे वो हयात हैं कि नहीं है, अगर हयात है अल्लाह ज़िंदगी दे और नहीं है तो अल्लाह मग़फ़िरत करे। हमारे साथ ज़फ़र बॉबी साहब थे जो ब्लाइंड थे। ये कोयटा में होते थे, ये पीटीवी कोयटा में देखा था मैंने, बचाते थे। ये काफ़ी लंबी हाइट के थे और ब्लाइंड थे, हाँ बाल थे, ज़फ़र बॉबी साहब, तो वो मेरे उस्ताद थे। तो उनसे मैंने गिटार बजाना शुरू किया यहाँ पर अलकरम स्क्वायर में। गिटार मुझे शौक है गिटार से। अच्छा जब उनके क्लब में मैंने गिटार सीखना शुरू किया तो वहाँ कॉन्गो भी लड़के बजा रहे थे, तो मुझे शौक है यार कॉन्गो भी बड़ा अच्छा है यार बजाने वाला, ये रिदम जो है गिटार तो है। तो
बोला गिटार सीखते सीखते मैंने कांगो बजाना शुरू कर दिया। अच्छा कांगो बजाते बजाते मैंने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। तो मकसद ये कि मैं धीरे धीरे वहाँ से आते उस जगह से ट्रैक से हटता हटता मैं म्यूज़िक में आ गया। और म्यूज़िक में मैं म्यूज़िक के लिए अगर देखा जाए मैं पूरी तरह मतलब टाइम नहीं दे सका, मगर मैं पंडित गुलाम कादिर साहब का शागिर्द, बागत गंडा शागिर्द। और पंडित गुलाम कादिर साहब जो मेहदी हसन साहब के बड़े भाई। अच्छा, पंडित उनको क्यों कहते हैं? वो इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पंडित का खिताब जो आपको होता है महान जो लोग होते हैं, तो वो खिताब में इंडिया के लोग थे सारे वो। तो मैं उनका शागिर्द। फिर उस्ताद तजम्मुल हुसैन खान साहब आपने पीटीवी में देखा होगा, जब पीटीवी का दौर था तो रात को एक राग रंग आता था, उसके बाद फरमाने लाई जाता, फिर पीटीवी बंद हो जाता था। तो वो राग रंग जो आता था रेड और ग्रीन पट्टियां जाती थी। नहीं, मुझे ये इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ उस पे, मैं पड़ोसियों के घर में जाता टीवी देखने के लिए। जब मतलब टीवी देखने? हाँ टीवी देखने। मेरे घर में टीवी नहीं होता था। अच्छा, मतलब टीवी देखने जाते थे ना, ठीक है। हाँ, तो फिर बिल्कुल टीवी देखने जाता तो तो मुझे अभी समझ गया मैं भी समझ गया। उस टाइम बच्चा तो यार टीवी देखने जाता था। तो क्या हुआ, तो बच्चे का दिल नहीं होता क्या? शोभी साहब तो फिर जब एंड तक वो फिर फरमाने लाई, और मुझे आंटी कहती थी कि बेटा अब फरमाने लाई आएगा, उसके बाद टीवी पे वो 7 कलर आएंगे, आप टीवी यहाँ से बंद करना है और फिर चले जाने घर चले जाना। तो मैं वो टीवी बंद करके घर जाता था, इतना शौक से मैं देखता था। नहीं, वो तो दौर अलग था। बहरहाल वो सिलसिला मेरा तो सिलसिला ऐसी था, तो चलती बहरहाल, लेकिन मैं अपनी जगह स्थिर था, मैंने इस फील्ड को छोड़ा नहीं। मैंने फिर सिंगिंग भी की, मैं स्टेज पे गाता भी था, बजाता भी था। एक्सीडेंटली नहीं है? नहीं, एक्सीडेंटली नहीं है मैं, मगर रेडियो जो है मेरे ये एक अलग तरीका बिल्कुल रहा, क्योंकि मैं म्यूजिशियन मतलब एज ए म्यूजिक और सिंगर के रहा। मैं स्टेज पे गाता भी था, म्यूजिक प्ले करता था। और फिर जो है 80s में एक कैसेट चलती थी बिना का गीत माला, आपने सुनी होगी। तो मैं बिना का गीत माला मैंने बोलना शुरू किया। फिर हमारे एक दोस्त थे, हाँ, तो वो हमारे एक दोस्त थे, कहते हैं यार शोभी तेरी आवाज़ अच्छी है, और सलीम नाम था हमारे दोस्त का। तो कहते हैं तेरी आवाज़ अच्छी, तू यार यूँ कर कैसेटों में बोलना शुरू कर दे। मैंने यार कहाँ ये वो फलाना। तो बहरहाल वो मैंने शुरू किया, उसने कुछ एक तो कैसेट बनाई, मार्केट में दी, वो चल पड़ी। तो वो अच्छी थी, वो हिंदी वर्ड उसके साथ। नमस्ते बहनों भाइयों, आपका भाई आपके दोस्त साहब की इच्छा क्यों न साहब उपस्थित करता है आपके मनचाहे गीतों से सजा कार्यक्रम बिना का गीत माला। तो ये मतलब मैंने इस तरह बोलना शुरू किया, मेरे पे हजारों कैसे अगले पायदान अच्छे। तो वो मैंने बोलना शुरू किया, वो इस तरह चलते चलते। अच्छा, फिर वो अचानक मुझे शौक हो, मैं रेडियो पाकिस्तान में जाके ऑडिशन देता था। तो वो बार बार कहते थे यार अभी नहीं करते करते FM इधर से FM शुरू हुआ। मैं FM पे आया, FM पे मैंने ऑडिशन दिया, लाइन में लग के ऑडिशन दिया, और मैं कामयाब हो गया। पहले दिन से आज तक मैं इस FM 100 के साथ हूँ। तो मुझे मेरी पहचान देने में FM 100 का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब मैं यूँ समझ ले कि मैं और FM 100 हम एक दूसरे के लाजिम और मलजूम है अपनी मेरे नजर में। चोली दामन का साथ है। 95 से आज तक मैं बगैर किसी तातुल के, बगैर किसी ब्रेक के, मतलब ये नहीं कि छोड़ कर कहीं और गया फिर वापस आ गया, कंटिन्यूटी से। तो मैं बिल्कुल जो है इसी चैनल के साथ हूँ, और पाकिस्तान का पहला बंदा इसको कहना चाहिए मैं कि जो किसी चैनल से मतलब मतवातर एक ही चैनल से तकरीबन 23 साल का साथ है। 24 साल हो जाएंगे मार्च 24 साल FM को मुझे साथ ही समझो। तो मैं उस वक्त से इसके साथ हूँ, मगर इसके साथ मैंने और अपने बहुत सारे काम किए। मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, मैं शोबिस के हवाले से बहुत मुख्तलिफ बड़े बड़े अखबार में काम किया मैंने, काम करता हूँ। मैं कराची प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, मैं आर्ट्स काउंसिल का मेंबर हूँ मैं, और बहुत सारी तंजीमों का मेंबर हूँ मैं। तो मतलब ये तमाम चीज़ें मेरी, मैं लिखना, स्क्रिप्ट भी मैंने लिखे, मैंने स्टेज पे एक्टिंग भी की है, स्टेज पे मैंने एक्टिंग भी की, स्टेज के स्क्रिप्ट भी लिखा है मैंने, और उसके अलावा टीवी का 1-2 ड्रामे 90s में मैंने लिखे भी थे। और किस चीज़ में आपको थिएटर में ड्रामा लिखने में या यहाँ पे? सबका अपना मजा है, सबका अपना मजा, सबका हर फील्ड का। थिएटर का अपना नशा है। थिएटर की बात ही अलग है। थिएटर तो आपको मतलब थिएटर जैसे कि तमाम चीज़ों का बेसिक रेडियो है ना, ऐसे अगर उधर जाए तो थिएटर बेसिक है आपका। थिएटर अगर आप थिएटर में निकल गए आगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कभी कोई आपको पीछे कर ही नहीं सकता, कोई कभी भी। लोग आपके पीछे होंगे,
आप किसी के पीछे नहीं होंगे, लोग आपके पीछे होंगे अगर आपने थिएटर को समझ लिया। अजमल साहब, आपका कहने का मतलब है कि सही मानों में पॉलिश जो होता है वो थिएटर से होता है। थिएटर से, क्योंकि वो आपको मतलब वो एक एक चीज़ आपको वहाँ से पता चलती है, आपको एक एक चीज़ आपको पता चलती है, आपकी एग्जिट कैसे होगी, इंटर कैसे होगी, आपका डायलॉग का क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, तमाम चीज़ें आ रही होती हैं। मगर हमारी आज की जनरेशन के एक्टर जो आपको पता है, इस गुफ्तगू को मजेदार बनाए अगर आप माइंड ना करें। पता नहीं क्या क्या माइंड करवाएंगे आप यार। हमें यार भाई आप मेरे इंटरव्यू छोड़ो, तय अपनी बात कर नहीं, आप मुझे आखिरी बात बता दे। मैंने अच्छा बोले, चले बोले जी, बोले मैं सुन रहा आपकी बिल्कुल। घर वाले तो इस वक्त नहीं सुन रहे आपके ना? नहीं सुनते रहे, बेशक सुनते रहे, बेशक, कोई नो टेंशन सर, कोई 23 साल से सुन रहे हैं वो सर। यही तो आप आज राज की बात बता दे, कभी इश्क किया नहीं? अरे मेरा सबसे पहला इश्क इस रेडियो के साथ। सर ये ना करें, सीरियसली ये जो सामने हमारे अब्दुल सत्तार बैठे हैं, ये खुद को, ये हमारे जो इनमें सीरियस बता रहा हूँ, ये और मैं इस रेडियो की बुनियादों में हम लोग हैं। ये जो बैठे हैं सामने, ये और मैं पहले दिन से आज तक हम दोनों साथ साथ ही चले जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं पे मौजूद है। मेरा जवाब मैं दे चुका जवाब। मैंने जवाब दे दिया। अजमल साहब ने बात को घुमा फिरा के मैंने जवाब खत्म कर दी। असल में नहीं सर, मैंने जवाब तो बहुत सारे दिए हैं और बहुत सारे जवाब हैं, और मैं अब यूं करते हैं कि अच्छा वैसे मतलब अपनी जगह सब कुछ अपनी जगह है। आप हमारे मौजूद मेहमान हैं, आपके लिए मैं दोबारा चाय बनवाइए। तो अब मेरे इंटरव्यू छोड़ दें आप। जी लोग आपके सुनने के लिए बैठे, मेरी तो लोग 24 साल से सुन रहे हैं मुझे। जी हुक्म। तो अब मुझे बताएंगे आप ड्रामे के हवाले से, आपके मतलब आपके हाथों से कोई ऐसे आर्टिस्ट जो जिनको आपने इंट्रोड्यूस कराया? बहुत सारे, मसलन अच्छा ना, नाम लेना चाहिए। नहीं इसमें क्या है, मतलब अगर आपने इंट्रोड्यूस कराया है तो नाम लेना चाहिए यार, कि ये मेरी दरियाफ्त है, ये मेरी दरियाफ्त है, ये मेरी दरियाफ्त है, इसमें कुछ बिल्कुल हाजी नहीं इसमें। सर काम करने दो उनको। नहीं तो काम तो आपके नाम लेने से उनका काम बंद जाएगा। प्रोग्राम के बाद वो नाम आपको लिख कर दे दिए जाएं और आप उनको भी एज ए गेस्ट बुला लें और वो अपने अल्फाजों से कह दें। वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? वो क्या तारीफ करें। चलो जी, आप कहते तो ठीक है। आप दोनों की बात भी माननी पड़ेगी मुझे सर। मैं यूँ करते हैं, अब आप चाय पिए और मैं आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाता हूँ मैं, ठीक है ना? उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू के जारी, फिर हम अपनी लाइव कॉल की जानिब आ जाएंगे, ठीक? जी जनाब, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। नाम तो आपने क्या रेडियो है? ये गाना तो आपकी पसंद का, मेरी पसंद का कोई गाना ही नहीं है। ये मैंने परफॉर्म किया था इस गाने पे थिएटर पे। तो आपने अभी तो परफॉर्म करना चाहिए था, आपने तो उल्टा मुझे परफॉर्म करवा दिया। मैं देख रहा था कि आपने कहा था मैं लिपसिंग करता था। तो फिर तो मैंने की ना लिपसिंग, बिल्कुल बहुत उम्दा, मतलब कामयाब हो गया मैं, ऑडिशन में कामयाब हुआ मैं, जबरदस्त डन हो गया। जी बिल्कुल यार ये तो कोई जवाब ही ना हुआ। उल्फत साहब का जमाना याद आ गया जी, उल्फत साहब का जमाना। जी अच्छा, मैं आपसे जब जिक्र कर रहा था कि मेरे घर में टीवी नहीं होता था, मतलब ये बात नहीं थी कि मतलब खरीद नहीं सकते थे, लेकिन वो होता ना कि नेकी के फरिश्ते घर पे नहीं आते। तो जब टीवी नहीं था तो आते थे क्या? मुझे नहीं पता, आते होंगे। मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, अभी भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो जब मैंने टीवी लिया तो उसके बाद अब्बू सबसे ज़्यादा टीवी देखते हैं, क्योंकि उस दौर में नहीं देखा ना, अब सबसे ज़्यादा घर पे अब्बू ही देखते हैं टीवी। उस जमाने का कसर अभी पूरा कर रहे हैं। सही तो। अच्छा, मैं हबीब भाई भी बैठे हमारे साथ, बैठे हुए बहुत सारी बातें सुन रही है, बीच में ज़बरदस्ती टांगे अड़ा रही है, मगर थोड़ा सा अब हबीब जान हमारे साथ मौजूद हैं और आप यकीनन आप सब देख भी रहे हैं कि हबीब जान हमारे साथ मौजूद। हबीब जान जो कि अब्दुल्ला बादिनी और हबीब जान, ये दोनों ही कैमरे के पीछे के लोग हैं असल में, मगर इनके बगैर कोई फनकार जो है वो हिल नहीं सकता, आर्टिस्ट को हिल नहीं सकता। वो अगर पैसे ना दें तो अगला काम नहीं करेगा, और ये अगर उसको इशारा ना करें तो वहाँ से हिलेगा नहीं, वो मुंह नहीं खोलेगा वो। सर आजकल इशारे से बात आगे गुजर गई। तो वो सर एक्शन तो जब ही ना आपका जब हाथ इशारा हो तो एक्शन करेगा ना, वरना तो लाइट कैमरा एक्शन नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, तो चुप खड़ा रहेगा। वो आर्टिस्ट भी इशारा नहीं समझते हैं, एक्शन समझते हैं। एक्शन अंग्रेज बन गए, अंग्रेज है। अच्छा अभी भाई मुझे आप बताएं कि आप माशाल्लाह इस फील्ड में कैसे आए और कब से आपका कोई अचानक, आप भी ऐसे अचानक प्रोड्यूसर बन गए या ऐसे अचानक आपने सोचा कि चलो यार कुछ ड्रामों में कर दिया जाए और इन्वेस्ट किया जाए, क्या मतलब कैसे आपका? अजमल शोबी साहब, मैं अचानक तो नहीं आया हूँ ड्रामे की तरफ। तकरीबन ड्रामे से या टीवी से या स्क्रीन से मेरा जो लगाव है तकरीबन ये
यूँ समझे कि 38 साल पे मुहित है। अच्छा। और इस वक्त मेरी उम्र, इसका मतलब है कि 38 इस वक्त मेरी उम्र 49 है। अच्छा, तो 11 साल की बात 11 साल की बात थी जब मैं बहुत छोटा था और कोयटे में था, और मैं और मेरे दादा अल्लाह उसको मग़फ़िरत फरमाए, और मेरी दादी अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमाए, मेरी फुप्पी है अभी भी हयात है। हम कोयटे में निकले अपने गांव से शहर की तरफ। अच्छा। तो एक होटल पे हमने डिनर करना था, रात का टाइम था। फर्स्ट टाइम मेरी नज़र पड़ी, एक कॉर्नर पे टीवी लगा हुआ था, उस पर मेरी नज़र पड़ी। तो दादा और दादी कह रहे थे कि बेटा खाना खाएं, खाना ज़रूरी है। मैंने बोला नहीं दादा जान, मैं ज़रा टीवी देखूंगा। मैंने वो खाना छोड़ दिया था और मैं टीवी की तरफ पलट के देखने लगा। सही। और वो टीवी के बैक साइड से जो उस वक्त ज़माने में केबल नहीं हुआ करता था, एक पतली सी वायर जाती थी एंटीने के लिए, जिसके दोनों साइडों पे उसके दो तार होते थे और फिर वो जो एंटीने में लगती थी। सही है। मैं इतना वो नादीदा सा था उस टाइम, इतना मेरे क्रेजी था टीवी के लिए कि यार जो तार जा रहा है ऊपर, इसमें ये लोग मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, इसी में से जा रहे हैं, इसी में से शायद जा रहे हैं, इसी में शायद नजर आ रहे हैं। तो मैंने वो खाना छोड़ा, टेबल छोड़ा, मैं उठ के चला गया उस टीवी के केबल की तरफ। उसको मैं देखने लगा कि ये लोग यहाँ मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हैं इसमें। अच्छा। तो शायद ये उस वक्त की बात है, 38 साल पहले की, या यूँ समझे कि शायद ड्रामा ये मेरे खून में शामिल है, यूँ कह सकते हैं आप। सही। ये अलग बात है कि मैं एज ए प्रोड्यूसर आ गया, हालांकि स्टार्टिंग में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एज एक्टर पे काम करूं, एज आर्टिस्ट काम करूं। कोयटा टीवी स्टेशन के मेरे बड़े चक्कर लगे, और पीटीवी कराची सेंटर के मेरे बड़े चक्कर लगे हैं। जिस ज़माने में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स तकरीबन एक ही बात हुआ करती थी, और एक तरह से वो बहुत ही नायाब ओहदा था उनका, और एक तरह से नायाब शख्सियात होते थे, बहुत नायाब होते थे। अब तो प्रोड्यूसर्स और गली गली बैठ गए हैं, गली गली आ गए हैं। मेरी नज़र में जो मैं उस दौर को याद कर लेता हूँ कि असल जो ड्रामा है और असल जो फिल्म है ना, जो रिप्रोड्यूस करने वाले हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे सामने अब्दुल्ला बादीनी बैठे हुए हैं, असल प्रोड्यूसर ये लोग होते हैं। हम एज ए प्रोड्यूसर कुछ नहीं है, ठीक है, हम सरमाया लगाते हैं। बेसिकली मैं बता कि मैं समझता हूँ कि प्रोड्यूसर तो नहीं, बल्कि जो पैसा लगाता है वो फाइनेंसर कह रहा है, इन्वेस्टर है। बेसिकली प्रोड्यूसर का मतलब क्या, प्रोड्यूस करने वाला, बनाने वाला, क्रिएशन करने वाला, तख्लीक करने वाला, नो डाउट, लेकिन अब वो बस कुछ हालात ऐसे हैं कि कुछ प्रोड्यूसर हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ क्रिएटिव लोग आ गए हैं, उनके पास फिर सरमाया नहीं है, उनके पास सरमाया है, उनके पास तख्लीक की काम नहीं है। सही बात है। लेकिन मेरे खून में, मेरी नज़र में, मेरे विजन में दोनों चीज़ें शामिल हैं। मैं ड्रामे को ड्रामे की नज़र से देखना चाहता हूँ। सही। और फील्ड में जो आया हूँ, आपने सवाल किया, वो मेरे प्यारे दोस्त, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, हसाम काजी। क्या बात, क्या आपने याद, उनसे मेरी बड़ी दिली लगाव थी, उनसे मेरी बड़ी मोहब्बत थी। क्या एक्टर था वो यार, क्या एक्टर। जिंदगी के बहुत सी ख्वाहिशात में एक सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी ये थी कि मैं हसाम जान के सामने परफॉर्म करूं, और वो मुझे सिखाएं और मैं उनसे सीख सकूं। बस वो किस्मत के काम थे कि हम साथ काम नहीं कर सके। हालांकि एज ए प्रोड्यूसर हमने एक टेलीफिल्म प्लान की थी, 2003 की बात है। तो हसाम जान की डेथ हो गई थी 3 जुलाई 2004 को। तो बस आने का मकसद और फिल्म ड्रामे में आने का जो मेन वजह है वो हसाम जान है। इस तमाम काम का जो मैंने किया है आज तक, ये गुज़श्ता 6 साल में जो प्रैक्टिकली मैं काम कर रहा हूँ, टीवी के दोस्तों से, स्पेशली कोयटा सेंटर के अताउल्ला बलोच साहब, अब्दुल्ला बादीनी साहब, आयुब कौसल आला, सज्जाद अहमद साहब, अमानुल्लाह नासर साहब, बेशुमार नाम है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जिनसे मैंने ज़्यादा सीखा है वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे प्यारे दोस्त भी हैं, और मेरे शागिर्द भी हैं। यकीनन, क्या बात है, यकीनन। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, जज्बाती हो गए। मैंने इनसे सीखा है बहुत कुछ, और इन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की है। और इसके अलावा मेरे कराची के दोस्तों में इमरान कुरैशी साहब हैं, अदनान भाई कुरैशी है, कामरान कुरैशी है, सारे कुरैशी हैं। वो तीनों चारों भाई हैं माशाल्लाह, एक ही फैमिली से है, बहुत डिसेंट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सबसे मैंने कुछ ले लेके, किसी और से ताल्लुक रख लें यार, कुछ ले लेके कुछ सीखा है मैंने सबसे, कुरैशियों से भी और बादीनियों से भी।
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से मैंने प्रैक्टिकली काम शुरू किया। सबसे पहले ARY के लिए 2 टेली फिल्में की, फिर 2014 में मैंने और अब्दुल्ला जान ने और मोहसिन तलत साहब ने सीरियल किया नूरी के नाम से TV1 के लिए। उसके बाद रस्म एक ड्रामा था हमारा सीरियल था जियो के लिए, वो किया, और PTV होम के लिए या तेरी आने लगी किया। आजकल भी मेरा एक सीरियल है जो ऑनर है A+ पे, मन के धागे के नाम से, जिसकी शूट भी आजकल जारी है माशाल्लाह। तो बस कुछ कर रहे हैं, बस जो नसीब में है, जो लिखा गया है। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि सबसे बड़ा करम अल्लाह ताला की तरफ से है, उसके बाद माँ बाप की दुआएं साथ है, घर का, बच्चों का, फैमिली का, भाइयों का सपोर्ट साथ है। बिल्कुल लाज़मी है, तो सबकी सपोर्ट से सबसे ज़्यादा जो है ये मेरे दोस्त हैं अब्दुल्ला जान, सामने क्या तारीफ़ करूँ, जो कुछ हूँ इन्हीं के मरहूने में लगा। आपने ये ड्रामा की तरफ तो आप कर रहे हैं और ड्रामा का अभी चल हो भी रहा है आपका, तो फिल्म की तरफ आपने सोचा, फिल्म का भी सोचा कि अब लोगों की दौड़ जो है वो फिल्म तक हो रही है फिलहाल मैंने, क्योंकि अब वो देख रहे हैं जी फिल्म जो है वो 25 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़, अब तो करोड़ से कम बात ही नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आ रहा है सारा कुछ, 1 करोड़ में कैसे बात चली गई और कैसे चली जाती, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है। मैं गरीब प्रोड्यूसर हूँ, एक प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, मुझ में अपनी मुँह क्या तारीफ करूँ, जैसे अभी अली मोइन भाई ने जिक्र किया, मेरी एक खासियत है कि जितने लोग काम करते हैं साथ, एज अ एक्टर, एज अ टेक्नीशियंस, जिस दिन लास्ट डे शूट होता है ना, उनका पसीना खुश्क होने से पहले उनकी अदायगी मैं कर देता हूँ। माशाल्लाह, अच्छी बात है। किसी के बूट नहीं घिसते हैं, किसी की काल पीछे नहीं आती है, और ये मैंने अपने ऊपर आजमाया है गुज़श्ता 6-7 सालों में कि जिन मुश्किलात से मुझे सामना करना पड़ा है, शायद उन्हीं की दुआओं से वो मेरी मुश्किलात आसान हो गई। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप देखें ना टीम को लेकर चल रहे होते हैं, तो वो अगर 10 लोग आपके साथ टीम में हैं, तो 10 लोग नहीं है, वो बेसिकली उन 10 का खानदान, 10 के घर हैं, 10 फैमिली को अगर 10 भी लगाए, 5 भी लगाए, तो इस तरह आपके साथ समझ लो कि 300 400 500 लोगों को आप माशाल्लाह साथ लेके चल रहे हैं। तो उन सब की दुआएं, कहते हैं रिस्क जो है वो उन सब का रिस्क उसमें शामिल हो जाता है, किसी एक का नहीं होता वो। अजमल शोबी साहब, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि एज ए प्रोड्यूसर मार्केट में बहुत से लोग काम करते हैं, उनके जरिए माश साइड बिजनेस भी होता है, जैसे मेरा है, ठीक है। यकीन जानिए, मैं जो ड्रामे कर रहा हूँ या करता रहूँगा इंशाल्लाह, सिर्फ उन गरीबों को नज़र में रख के कर रहा हूँ जो एज अ सपोर्ट बॉय, एज अ NG, जो डेली 700 या 1000 रुपये पे वो काम कर रहे होते हैं ना, और एक तरह से उनकी हवाई रोजी होती है। वो बिल्कुल हवाई रोजी है, वो तो जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो काम करने बेचारे खत्म हो गए, तो फिर उनका तलाश में, इंतजार में होते हैं, तलाश में होते हैं वो। अगर ये लोग मसरूफ रहेंगे, अगर इनका रोजगार बहाल होगा, तो वो ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे नहीं। मुझे एक वक्त याद है कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, जिस वक्त हमारे पाकिस्तान में सिनेमा हॉल्स हाउसफुल जाया करते थे, फिल्म बड़ा कामयाब होता था। तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब एक इंटरव्यू याद है मुझे, उन्होंने कहा था कि लोगों को क्या मालूम कि हम कितना नेकी का काम पे ला रहे हैं। वो इस तरीके से कि जिन सिनेमा हॉल्स में लोग जाते हैं फिल्म देखने के लिए, वो कितनी दूसरी ऐसी बुराइयों से बच जाते हैं, माशरती बुराइयों से। इसी पे आप गौर करें, फिल्म वो देखते हैं, फिल्म एक इस्लाही पैगाम हम देते हैं, बुराई और नेकी का एक कंसेप्ट हम देते हैं कि एंड उसकी बुराई का क्या निकलता है और नेकी का क्या निकलता है। तो अगर नज़र उसी से देखा जाए ना, तो बड़ी गहरी बातें होती हैं ये। तो मेरा करने का मकसद ड्रामे का ये है कि बस किसी का रोज़गार बहाल हो, और दैट्स इट। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह आपको कामयाब करे। बाकी अगर यही थिंकिंग और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप एक काम लेकर चलते तो उसमें कितने लोगों का रिस्क लगा हुआ है। अजमल साहब, अल्लाह ताला, मतलब आप कहते हैं वो इंसान बड़ा खुश नसीब होता है कि जिसके हाथों किसी को रिस्क मिल रहा हो, कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कि अपना मतलब जो काम है वो आपके जिम्मे लगा दिया, कि रिस्क तो बेशक वो दे रहा है ना, मगर उसने आपको मुंतखब कर दिया कि वो आपके हाथों से पहुंचा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी मकसद के तहत कर रहे हैं काम, बस अल्लाह ताला सबको चलाए, सबके काम चलाए, बस अल्लाह ताला सबको नेकियां नसीब करे। नहीं बिल्कुल, ये कि बहुत अच्छा, अल्लाह करे सबकी मेहनत, क्योंकि लाज़मी मैं भी इसी फील्ड में हूँ, एक अरसा ज़िंदगी मेरी भी गुजर गई इस फील्ड में, धक्के खाते हुए। बहुत सारे ऐसे देखेंगे साथ जो खाने में साथ होते हैं, उसके बाद उठने बाद वो आंखें पीछे चल जाती हैं। बहुत तजर्बा, ज़िंदगी का तजर्बा रहा है मेरा, ये बहुत ज़्यादा गहरा तजर्बा रहा है। और शायद मैं इसीलिए कभी जो मेरा लहजा जो ना बड़ा करख्त होता है फील्ड के लोगों को, नहीं नाम
नाम क्या, मैं वो कहता हूँ हमसे पूछते हैं अपना नाम। नहीं, मैं अकेले बता रहा हूँ, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैं जिंदगी बेशुमार लोग मुझे हर फील्ड में मिले, मतलब इस और खासतौर पर इस फील्ड में बेपनाह ऐसे लोग मिले कि जो मतलब ये समझ लें कि हाँ शोबिस तो आपको पता है कि शोबिस में तो वो है कि सामने बैठे, अरे यार अब्दुल्ला भाई मेरी जान, उसके अपने आप को पता नहीं क्या बहुत बड़े डायरेक्टर समझते जा रही है। अच्छा, मैंने खुद सुने, मैंने खुद लफ्ज़ सुने लोगों के, मतलब उठ के गए तो मैंने कहा यार क्या अरे यार बस छोड़ो यार। शोबिस पता है क्या मसला है कि हम शीशे की दुनिया में रहते हैं। हाँ सही यहाँ पे हम नजर आते हैं दूर से, और बहुत नाजुक काम है हमारा शोबिस वालों का। इसमें हाथ कटने का, नाम कटने का बहुत खतरा होता है। हाँ सही है, शीशे के काम। हाँ बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई शक नहीं। और अजमल शोबी साहब इस हवाले से मेरा जो आइडिया है ना वो हसाम गाजी है। नहीं हसाम गाजी वाकई यार नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। हसाम गाजी, फिर इस्माइल शाह था, इस्माइल शाह था यार वो भी अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे कि वो बहुत कम उम्र में मतलब चला गया वो भी, मगर वो क्या एक्चर था वो भी। हसाम के हवाले से अजमल साहब मैंने कराची में जिसके सामने भी उसका नाम लिया है ना, यूं करके बात करते हैं, नो डाउट कोई शक, यकीन जानिए कोई शक नहीं। ऐसे लोग सब कहते हैं कि यार ऐसा ये बंदा, अच्छा एक अजीब बात है उसमें, एक अजीब खूबी थी कि अपने हक के लिए वो नहीं लड़ता था। मिस्र से पैसे लेने हैं, काम कर लिए, नहीं लड़ता था, कहते दे दे का परवाह नहीं है। अच्छे लोगों की अजमल साहब के पैसे कहीं फंसे हुए हैं, अब्दुल्ला बादिनी के फंसे हुए हैं, हबीब जान के फंसे हुए दूसरों के लिए लड़ता है। अगले ने सोचा कि यार ये फेमस है, एक्टर है और बहुत नाम है, लोग इज्जत करते हैं, इसको मैं कह देता हूँ यार शायद मेरा काम कर दे। लड़ने के लिए दौड़ता था वो, यार अब्दुल्ला के पैसे तो, अजमल साहब के पैसे तो क्यों नहीं देते हो। हम हैरान हो जाते थे कि यार क्या है ये फरिश्ता यार। सही बात है, कुछ उनकी खूबियाँ मेरे सामने हैं, बस उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ, वही मेरा आइडियल था। और कहते हैं वो अच्छे लोग हैं ना, जो अच्छे लोग दुनिया में होते हैं अल्लाह ताला उनको जल्दी अपने पास बुला लेता है, क्योंकि वो इस दुनिया में ज़्यादा चल नहीं सकते शायद। हकीकत है, ये हकीकत है। मैं अपने बुजुर्गों से मैं ये सुनता है कि अच्छे लोगों को अल्लाह ताला जल्द अपने पास बुला लेता है, क्योंकि दुनिया जो है वो बड़ी बुरी चीज़ है। अच्छा जरा सा गुफ्तगू को लाइट कर लें, चले लाइट करते हैं, पौने 3 हो रहे हैं। तो क्या वो होनी थी यार, कुछ भी नहीं। काफी लोग हमें सुन रहे हैं कि यार ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, काफी लोग असल में पता क्या है, बहुत सारे लोग इस वक्त जो हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी दुखती रगें इस वक्त फड़क गई होंगी, वो करेंगे यार काम, बात तो सही कह रहे हैं। हाँ, बात तो, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, इस फील्ड में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बेचारे दूसरों को, कई बहुत सारे लोगों के डसे हुए हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नए काम के हवाले से नए लोगों को बाग दिखा के उनको लूट लेते हैं। हर तरह के लोग हर जगह पे हैं। वो हर मतलब अच्छे बुरे हर फील्ड में है, लेकिन हमारी शोबिज़ में लोग नजर आते हैं। अच्छा जो नए आने वाले लोग हैं, मेरा एक तजर्बा रहा है कि जो भी बंदा आता है वो शाहरुख खान से नीचे अपने आप को तसव्वुर नहीं करता। वो कहता है कि मैं शाहरुख खान ही हूँ। भाई ठीक है आप है शाहरुख खान, लेकिन ये कि हमें शाहरुख खान नहीं चाहिए, हमें शोबिज़ अब चाहिए, उसी तरह परफॉर्म करिए आप। नहीं सही, हकीकत है, ये होते हैं, मगर वो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग हैं। अच्छा मुझे अब्दुल्ला आप बताएं कि अब आप इन फ्यूचर जो आपकी क्या प्लान, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और आगे क्या है, कोई और नए प्रोजेक्ट जैसे मेरा सीरियल चल रहा है, कोई खास काम जो आपके जहन में हो जो आपने अब तक नहीं किया और करना चाह रहे हो? खास काम तो बहुत सारे, लेकिन वही कि वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं, हर काम अपने टाइम में होगा। नहीं काम तो हर, मगर इंसान की एक सोच होती है कि यार जनवरी में मैं एक प्लान कर रहा हूँ, वही स्क्रिप्ट जो अली लिख रहा है, तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको कर रहा हूँ। अच्छी बात है। तो कोशिश कर रहे हैं बेहतर हो जाए। तो बड़ी कास्ट के साथ या एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कोई अलग कोई थीम है, कोई अलग कोई थीम चीज होगी या डिफरेंट है जो आजकल चल रहा है ना, जो उसको ब्रेक करने के लिए कि यार वैसे मुख्तलिफ एंगल से आते हैं। अच्छा मैं हबीब आपसे भी ये कि यार बच्चों के हवाले से हमारे यहाँ क्यों काम नहीं हो रहा? मतलब माजी में तो पीटीवी पे या बच्चों के प्रोग्राम भी होते थे, ड्रामे भी, अब आजकल हमारे यहाँ बच्चों का कोई बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? आप मुझे ये बताएं कि आपका जो चैनल है FM का, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है? जैसे हमारे साथ मतलब हमारे देखिए टारगेट क्या होता है, इतनी रात को हमारे बच्चों का टारगेट नहीं है, हमें पता है।
तो मगर हमारे उस टारगेट में हमारे सीनियर्स भी हैं और हमारे जूनियर भी हैं। इस वक्त हमारा टारगेट हमारे बच्चे नहीं है। मगर दिन में जो बहुत सारे प्रोग्राम या बहुत सारी चीजें होती है जिसमें बच्चे भी टारगेट होते हैं कि लाजमी बच्चे भी सुन रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्पेशली 2 बजे के बाद जो लाजमी होता है। ये टारगेट चैनल की तरफ से आता है कि हम कौन सा स्लॉट भर रहे हैं। हम प्राइम टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो प्राइम टाइम के लिए बच्चे टारगेट बात ये कि अगर थोड़ा सा आप लोग बैठ के मतलब जो आप लोग हैं प्रोड्यूसर्स हैं डायरेक्टर्स हैं, अगर बैठ के कहीं अगर कोई चीज़ बनाते हैं, अगर कोई वन लाइन लेके जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट लेके जाएं कि जिससे मतलब लाजमी सिर्फ बच्चों का तो नहीं हो सकता, उसमें यकीनन फैमिली इन्वॉल्व होती है ना, उसमें से बच्चों के कैरेक्टर निकलते हैं। काम हो रहे बच्चों के हमारे से, लेकिन ये बहुत काम है, ना होने के बराबर है। अगर आप मेरी बात से आप इत्तेफाक करेंगे, आप ईरानियन सिनेमा को उठा के देखें, वो बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। ईरानियन सिनेमा को अगर आप देखें, वो एक पंच लाइन के लिए पूरी मूवी बनाते हैं। चाहिए हम नहीं जानते उनके आर्टिस्टों को, लेकिन इतना कमाल परफॉर्म करते हैं कि वो आपको रोक बिठा देते कि आप बैठ के देखें पूरी मूवी। सही बात है। इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी काम होगा, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, टाइम के साथ साथ कब तक हम ड्राइंग रूम्स प्ले करेंगे। एक टाइम आ गया ना कि अब उतारें लोग, अब कैमरे को बाहर निकाल रहे हैं। अब वो टाइम आ गया है कि कैमरा बाहर निकल जाए, कैमरा हमारे रीजनल जो इलाके हैं वो हम दिखा दें। हमारे रीजनल में कहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ अगर देखा जाए मतलब ड्रामा अगर कोई प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग है ज़रा तो वो फौरन कहता है कि चलो पूरी क्रू लियो और जहाँ से बैठो चल बाहर नीचे, सर वो पाकिस्तान से बाहर नहीं, अब वो खत्म हो गया। कहते यार वहाँ पर ये होता है, मैंने जो आमतौर पर कुछ लोगों से पता चला, कहते यार वो होता ही है कि थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है, मगर वहाँ क्योंकि आर्टिस्ट हमारे साथ बन जाता है। अब हमारे साथ ये तो 10 दिन 15 दिन हमारे साथ ही है, फटाफट 15 दिन में काम निपटा के वापस आ जाते हैं। एक सर गलती सरजद हो, मगर हमारे मुल्क में हमारी मतलब बेपनाह ऐसी जगह हैं कि जो शायद अगर उनको पिक्चराइज करें या वहाँ पर जाके शूट करें तो शायद मेरे ख्याल लोग कहेंगे शायद पता नहीं यूएसए या अमेरिका या इंग्लैंड शुमाली इलाका। देखिए काम हो रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स पे सीरियल चल रहे हैं, आउटडोर में भी काम हो रहा है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि कौन कौन से सीरियल्स और डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, अभी काम हो रहे हैं, निकल रहे हैं। जैसे अभी मैं एक सीरियल जनवरी में शूट कर, लेकिन पूरा है कराची के बाहर। अच्छी, बहुत अच्छी बात, होना चाहिए। हाँ, एक टाइम पे जैसे पीटीवी के दौर में रीजनल प्लेस आते थे, हमसे गलती ये हुई थी पीटीवी के दौर में, मैं ये समझता हूँ कि हमने सेकंड लेन नहीं बनाई आर्टिस्टों के मद में, कि हमारे जो जितने पीटीवी के सीनियर आर्टिस्ट थे वो मतलब कौन टिप्स पे आपके, अगर अयूब कोसा है तो उसका कौन, अयूब कोसा के बाद आप किसको कास्ट करें, उससे ऐसा कोई नहीं है। फिरदौस जमाल का उससे ऐसा बंदा नहीं, कोई नहीं। सोहेल अहमद, सोहेल असगर है तो उनकी तरह कोई नहीं है। सोहेल अहमद उनकी मतलब उनका नेमल बदल कोई भी नहीं बना, कोई भी नहीं है, ये तो शक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब वही टाइम रिपीट हो रहा ड्रामों के हवाले से। हम ड्राइंग रूम प्ले बना बना के अब थक गए। हमारे व्यूअर भी वो भी चाहता है कि चेंज मिले। बिल्कुल चेंज चाहता है, बेहतर चीज़ हर बंदा देखना चाहता है, वो आप भी देखना चाहेंगे कि यार कई भी बार स्विच करेंगे, इसको देखेंगे हम क्या दिखा रहे हैं अपने व्यूअर को, क्योंकि अब तो चैनल इतने हैं और रिमोट हाथ में है। सोहेल असगर साहब का सदके थीमा आज तक हमें याद है, आज तक याद है, तकरीबन 30 साल पुरानी बात है ये। और वो उनका क्या नाम जो है आबिद कश्मीरी का, वो खैर हो आपकी, हाँ खैर हो आपकी, खैर हो आपकी। पीटीवी क्वेटर सेंटर से चाउंड ड्रामा था, उसमें जुल्फिकार हैदर साहब थे, क्या नाम था उनका, कमूनिया में तो ऐसा नहीं होता, वो कोशिश में था वो जी। इरफान खुसर साहब का अंधेरा उजाला माजी में चला, वो दाज बाजू जब आड़ू को ब्लॉक नहीं हूं मैं, मतलब ये वो है कि जो बिल्कुल यूनिक हो गए, बिल्कुल यूनिक, और जो आज तक के लोगों को मतलब भूले भी नहीं है। सही बात, जहाँ उनका नाम आ जाए या उनको देखे फौरन वो डायलॉग आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैं समझता हूँ कि जैसे 30 साल के बाद फैशन दोबारा से रिपीट होता है ना, तो ड्रामे भी और सब्जेक्ट्स उसी तरह दोबारा से रिपीट होंगे। ये क्योंकि दोबारा टाइम चाहिए, होना भी चाहिए, वैसे होना चाहिए, उकता जाते हैं लोग, व्यूअर आपके उकता जाते हैं। अगर आप करना चाहें तो ये वाकई ये होना चाहिए, वैसे होना, क्योंकि वही चीज़, वही ड्रामा अगर जब उन्होंने उस दौर में 80s में बना, आज अगर 2018 में बनता है तो नई जनरेशन के साथ, नए चेहरों के साथ सेम एज इट इज़ वही चीज़ बनाएं तो पता चले। जैसे खुदा की बस्ती बना, तो दोबारा खुदा की बस्ती बना, बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत अच्छा चला। लुंडा बाजार तकरीबन 10-12 साल पे फर्क है उसके, फर्क रहा, मतलब सीक्वल उस पे जो राशि समी ने बनाया था ये खुदा की बस्ती, जी आप देखे बहुत मतलब कामयाब रहा, बहुत अच्छा चला, और बिल्कुल एज इट इज़ वो बनाया।
बिल्कुल कैरेक्टर चेंज हुए वो, मतलब वो फिर वही बात है कि जहाँ पर जो किरदार पहले बहरोज सब्जवारी ने किया था वो बहरोज के बेटे ने किया, और वो उसके बाप का किरदार किसी और ने किया था वो बहरोज ने किया, मतलब वो कैरेक्टर उसमें लेजेंड में आकर वो औलाद में दूसरा चेंज हो गया। ठीक कैरेक्टर हुई थे सारे, मगर वो बड़ा लोगों ने बहुत देखा, अच्छी व्यूवरशिप रही उसकी। तो ऐसे अगर हो तो अच्छा है, मतलब उसका भी आपको व्यूवरशिप बड़ी ज़्यादा, टीआरपी बड़ी ज़्यादा मिलेगी। चैनल तो आजकल हमारे टीआरपी पे चल रहे होते हैं सर। कहाँ से बताइए टीआरपी से आप लोगों के एफएम में भी टीआरपी का चक्कर है? और बहुत टीआरपी है। नहीं मतलब कैसे इस वक्त आप कहने से टीआरपी बड़ी ऊपर जा रही है इस वक्त। ना करे कोशिश करने में क्या जाता है, ना करे जब भी मैंने नहीं ऐसी की बात नहीं, बिल्कुल हर जगह ही मतलब लिस्टरशिप जो है वो अल्लाह की शुक्र है हर जगह मौजूद होती है। मतलब रेडियो पे क्या टीआरपी का सिलसिला नहीं होता, मगर रेडियो पे ये होता है कि लिस्टरशिप जो है ना हर एक आरजे के, हर एक इसके प्रेजेंटर्स की अपनी एक लिस्टरशिप है। बिल्कुल मुझे सुनने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मेरे अंदाज को, मेरी बातों को, मेरे लहजे को पसंद करते हैं। वो चाहे मैं सुबह 4 बजे प्रोग्राम करूं, बैठ के देखते भी और सुनते भी। तो ये सबकी अपनी अपनी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं सालों से 95 से मतलब नाइट ट्रांसमिशन का मैं फाउंडर हूँ। मैं FM 100 जब शुरू हुआ, पहला रेडियो था हमारे मुल्क का, और नाइट ट्रांसमिशन करने वाला मैं यहाँ से पहला आदमी था। जो नाइट ट्रांसमिशन मैंने 95 में जब मैंने शुरू किया, तो उस वक्त ये मैं नाइट के प्रोग्राम 12 बजे से सुबह 4 बजे, मतलब 4 घंटे रोजाना बिला नागा करता था। सर मुझे ये बताएं कि आप सो के आती हैं जाके सोते हैं? मैं सोता ही नहीं हूँ। कैसे फिर आपकी एनर्जी? अल्लाह का शुक्र है, मैं डे में भी होता हूँ, मैं अपनी वर्किंग में होता हूँ। मैं उसके अलावा भी मैं आज भी आप यूँ समझ लें कि मैं सुबह के घर से निकला हूँ मैं, और मैं जो डे में ऑफिस में था वहाँ से मैं निकला हूँ, तो फिर मैं चला गया कुछ हमारे जर्नलिस्ट की एक मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग में गया हूँ। मैं उस मीटिंग से फारिग होकर मैं सीधा फिर यहाँ आ गया हूँ। मैं प्रोग्राम से पहले मतलब मैं 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पहुँच गया था मैं। चलिए प्रोग्राम खत्म होता है, पर मैं आपसे कुछ टिप्स लेता हूँ। हाँ, तो मैं और अल्लाह का शुक्र है, मतलब ये असल बात पता कि मैं आपको अब्दुल्ला बताऊँ, मेरी अपनी सोच है ये, बाकी तो मैं नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ बेसिकली हम थकावट जो है वो हमारा बदन उसे फील करता है जब हम महसूस करते हैं। मेंटली मैं कहूँ कि यार मैं थक गया हूँ, तो मेरा बदन ऑटोमेटिकली जो वो रिलैक्स हो जाएगा बिल्कुल। और लेकिन थका हुआ मेडिकली भी आप देखिए एक ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल सही, बिल्कुल है वो भी है, मगर उसकी भी एक लिमिट है ना। आप जब तक चाहे कर सकते हैं। बात है कि मैं नींद, मुझे मेरे घर में क्या है कि मैं रात को जब मेरा शो नहीं होता, रात को मैं घर में बैठा होता हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। मैं ज़्यादातर ड्रामे में रात को रिपीट में देखता हूँ घर वालों के साथ, और बहुत सारे ड्रामे देखता हूँ, बड़ी बारीकी से देखता हूँ मैं ड्रामे। आपको किस तरह के ड्रामे पसंद? मैं बताऊँ, इस वक्त मैं हैवान देख रहा हूँ। मैं हैवान सही जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है हैवान है। फिर उसके अलावा जो है वो मैं अभी वो घर तितली का पार्ट मोहसिन तलत का ख़त्म हुआ वो, मतलब बहुत सारे ड्रामे हैं जो मैं 2-3 चैनल्स को, मेरे घर में जो 2-3 चैनल ही होते हैं जिनको आगे पीछे देखे होते हैं, और मैं वही ड्रामे में देखता हूँ, और एक बड़ी बारीकी से देखता हूँ मैं, बहुत बारीकी से, कि यार इसमें ये क्या करा, इसने ये काम किया, इसका डायरेक्टर ये, इसका फलाना, इसने राइटर ने ये क्या डायलॉग लिखा था, ये गलत था, ये उसको उर्दू सही नहीं, जैसे ये बोला, ये बंदे की चेहरा फ्लैट क्यों है। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे कि कहीं कहीं बहुत बड़ा डायरेक्टर मतलब है, एक्टर भी है और करेक्टर भी है बहुत बड़ा मेन, मगर कहीं कहीं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। मैं कहता ये देखो, ये मैंने कहा ये यकीनन जो है कहीं से तू से सेट से आया होगा और यहाँ आया होगा, उसने करके निकल गया, उसमें डायरेक्टर को जाने दो यार। घर में रिमोट पे लड़ाई होती है? नहीं टाइम फिक्स है क्या? वो पता है कि मतलब जो वो देख रहा है, मुझे पता है कि वो मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है ये देखना है, अब वही लाजमी चल रहा होता है। मगर कि मैं बहुत सारे, क्योंकि मैं ज़्यादा इतनी बारीकी से इसलिए मैं इस पर बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो सब चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ बैठ के, कि हमारे आजकल जो क्वालिटी नहीं क्वांटिटी ज़्यादा चल रही है, और लोग क्योंकि क्वांटिटी इसलिए क्या, वो एक्टर भी जो है वो भी तो पैसे बनाने के लिए बेचारा वो टाइम दे रहा होगा, पैसे नहीं, आज नहीं पैसे बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा मैं अभी कमर्शियल, क्योंकि हमारे कमर्शियल हो गए ना ज़्यादा, अब कमर्शियल ही अपने वक्त को लोग कैश करा रहे हैं, बस वो आज ही के दौर है। चाहे वो आर्टिस्ट जैसे आप अभी कहते कि आप ड्रामे देखते और देखते कि उर्दू सही बोल रहे नहीं बोल रहे, तो अक्सर इस पे हमारा मुकालमा होता है आर्टिस्टों के साथ उस समय में कि यार आप सही बोल रहे हो, जो राइटर ने लिखा है, तो अगर ये ख्वाब है तो ख्वाब ही बोले, ख्वाब ना बोले। सही। तो अक्सर वो हो जाता है कि बहस करते हैं कि नहीं हम सही बोल रहे हैं, मगर नहीं आप सही नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ लफ्ज़ ऐसे जो गलत आम है आप वो बोल रहे हैं। कोशिश ये करें कि सब एक जैसे बोले, घर में जैसे बोलते हैं ना, अगर आप बोल रहे हैं
बिल्कुल गली मोहल्ले वाली उर्दू और एक सलीस एक लखनवी, तो वो फैमिली मेंबर्स नहीं लगेगा नहीं, क्योंकि एक फैमिली है ना, तो एक फैमिली का माहौल है कैसा, तो फैमिली से मैच करना चाहिए। मेरा काम है डायरेक्शन में सबको एक निगाह से देखना कि कौन सही है। आप तो अपना काम करके चले जा रहे हैं, लेकिन आप सही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए कि आपके जो साथी ने किया था वो उसने सही किया था, मैंने उसे देखा था, वो भी मेरे निगाह में है, आप भी है। बिल्कुल सही, इसको इस तरह होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं और अगर ये काम हम 16 हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, तो बातें वो तीनों एक जगह जब बैठेंगे तो उनकी गुफ्तगू होगी कैसी। आपको पता है कि मैं तो बड़ा वो लखनवी उर्दू बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रही ये समझ नहीं आ रही, हजम नहीं हो रहा भाई ये कहानी। अच्छा, एक दिन मैं तीनों कैसे हो गए? एक सीन में कर रहा था, तो इसी तरह मैं एक जुमला उनका सही किया, मैंने कहा आप ये इस तरह बोलिएगा, तो उसके बाद मैंने एकदम कानून को हाथ लगा, मैंने कहा अल्लाह मुझे माफ़ करे, क़यामत की निशानी। कहते क्या हुआ? मैंने कहा पहाड़ों से बलोच उतर के आप लोग उर्दू सही कर रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूब है, जबरदस्त, क्या बात, बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है, बड़ी बात है ये। बस वैसे ही मैंने मजाक। अच्छा, कहीं कहीं ये भी होता है कि जो राइटर ने लिखा है वो राइटर ने अपनी सोच के मुताबिक लिखा है, मगर आमतौर पर रवानी में या कहीं आप एक फैमिली में एक चीज़ चल रही है तो वहाँ वो थोड़ा सा फ़र्क आता है, वो कहीं कहीं चेंज होता भी है। ये भी नहीं कि राइटर के लिखा पत्थर पर लकीर भी नहीं होता, कहीं कि वो चेंज भी करना पड़ता है, मगर तो है, मगर वो लेकिन कंटिन्यूटी के हिसाब से, माहौल के हिसाब से। मैं फिर वहाँ पे अपने आर्टिस्ट को कहता हूँ कि जी आप इससे बेहतर जुमला दें। हाँ, ये वही ना, जब ये तुमने लिखा है ना, आप उसे बेहतर दें, मुझे अच्छा लगे। मतलब वही उसमें बेहतर लगे। वही बात वही है कि उस जैसा नहीं, उससे अच्छा अगर है तो बात बताएं। आप बताएं। राइटर को हमने पैसा दिया है, राइटर एक सोच लेके चल रहा है, राइटर सब चीजों को देख रहा है, आपके जुमलों को अलग करके लिख रहा है, ये किस तरह बोलते हैं जुमले अलग करके लिख रहा है, क्योंकि वो कैरेक्टर के हाथ से लिख रहा है ना। ठीक है, आप इस वक्त आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप बोल दे सकते हैं कि हम एडिटिंग संभाल लेंगे। और दूसरी बात ये कि अक्सर ये कहते हैं कि नहीं, जैसे मैं जफर का एक वो कर रहा था स्क्रिप्ट, जफर मिराज का, तो वो उन्होंने इस तरह लिखा था जैसे आप कोई नज़म या जैसे कोई शेर शायरी कर रहे हैं ना, वो लास्ट जुमला क्यों बनता था अगले जुमले का, अगर आप उसको उस रवानगी से या उस रब्त से ना बोलते ना तो वो उसका उलिये बिगड़ जाता। तो अक्सर फिर वो कहते यार आप तो बाइबल लेके आप पकड़ गए। मैंने कहा नहीं, आप पढ़े इस तरह बोले जो राइटर ने लिखा है, क्योंकि अगला जुमला आपका बन रहा है, वरना फिर आप हवा में तीर मार रहे हो। सही, बिल्कुल सही, मजा ही नहीं आएगा उस तरह। तो ये वो हकीकत है, काम कैसा है, वो सही है, बिल्कुल है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बात ये कि जब तुम अगर उसको आपने बिल्कुल ही उसका हुलिया बिगाड़ दिया तो बेकार हो गया वो फिर। जी, क्योंकि वो जो लिख रहा है राइटर ने लिखा, और फिर राइटर भी एक ऐसा बंदा कि जिसका नाम जो एक लफ्ज़ को अगर सिर्फ लिख दे तो लफ्ज़ खुद कहे कि मैं ये हूँ। जी, मतलब जफर मिराज, ये बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं, बड़े नाम कोई शक नहीं इसमें, मगर ये कि वो बात है कि अब अगर मैं कुछ बोलूँ तो मैं उससे अच्छा कुछ, अगर उसमें थोड़ी सी मिठास नहीं आ रही तो आप ठीक है आप बोल के दिखा दो, थोड़ा उससे अच्छा हो तो बात है, उससे कमतर तो नहीं चलेगा। ताकि एक्सप्रेशन के लिहाज से, डिलीवरी के लिहाज से, ऐसी बात है ना कि बाज़ वक़्त होता है कि कभी डिलीवरी के हिसाब से वो थोड़ा सा कहीं कोई लफ्ज़ अटक रहा, रवानी में नहीं आता कि आप बोलना चाह रहे हैं मगर वो कहीं आगे वहीं अटक रहे हैं आगे, वो कहते हैं कभी किताबी है, आप लिखते हैं ना। हाँ, तो कभी कभी होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो जैसे मैंने खुद शुरू में जब मैंने एक दो लिखे थे मैंने, तो जब वो उसमें से एक कैरेक्टर मैं खुद भी कर रहा था, अच्छा जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे वो खुद आपका लिखा हुआ अपना मेरा अपना लिखा हुआ था, एक लफ्ज़ में खुद अटक रहा था, तो मैंने फिर वो उसको चेंज किया मैंने, तो मैं सबको कि मैंने कहा यार ये आ नहीं रहा, शोभा भाई देखिए यार लिखा तो आपने अच्छा है, मैंने कहा लिखना और बोलना अदायगी दोनों में फर्क है, दोनों में अदायगी में फर्क है, क्योंकि लिखना एक अलग चीज़ है, लिख तो मैं रहा हूँ, मगर जब मैं उसको बोलने पर आऊँगा ना, परफॉर्म करने पर, तो उसकी एक शक्ल अलग शक्ल होगी उसकी। वो देखिए जो पुख्ता राइटर होता है ना, जो पुख्ता कलमकार है, वो फिर लिखता है उसी हिसाब से, जैसे बोलते हैं ना। हमारे अक्सर जो नए राइटर होते हैं वो जब घर में बैठ के वो फलसफा और किताबी लफ्ज़ी और वो करते हैं ना, तो वहाँ पे मसला आ जाता है। वो तो पता, वो तो क्या होता है, वो फिर वो असल में वो अपनी सोच लिखते भी नहीं ना, वो इधर से चार लिखते हैं, दो उधर से, तो इसमें जमा करके लिखते हैं जो हमारे आज के नए राइटर। 30 साल पहले या 35 साल पहले जब राइटर लिखता था, वो उसी कैरेक्टर के लिए एक्टर को पहले से ही ज़हन में रखता था, वो असल में लिखा ही एक्टर के हिसाब से जाता था, एक्टर के सामने। आजकल वो चीज़ें नहीं है, अभी मुश्किलात पेश आ रही है। तो हकीकत है। हसीना मोइन साहिबा का एक स्क्रिप्ट था, मुझे याद है, उसने स्क्रिप्ट लिखते वक्त जानज़ेब गुरचानी को ज़हन में रखा था, तो जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ, टीवी में उसकी
की रिहर्सल शुरू हुई तो पता चला कि जानजेब गुरशानी साहब की कोई सरकारी नौकरी थी मुल्तान में, तो उन्होंने माजरत कर ली कि हसीना मोइन साहिबा मैं कराची नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है। तो हसीना मोइन साहिबा ने बाकायदा उसकी ट्रांसफ़र कराची करवाई थी। कहते हैं कि आपने करना है और ये आपके लिए लिखा गया है, आपके लिए गया है। तो आजकल उस नहज पे वो काम नहीं हो रहा है जिस नहज पे वो 30 साल या 35 साल पहले काम होता था। असल में यही मैं कहता हूँ, अगर इसी तरह थोड़ा सा हम अपने माहौल को, अपनी सोच को, अपने आप को बदल कर चलेंगे तो आज भी हमारा काम बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बदल सकते हैं। वही फिल्म हमारी फिल्म बन रही है, फिल्म चल रही है, मगर वो फिल्म नहीं है, फिल्म तो है, इतनी बड़ी स्क्रीन पे चल रही है। वो बात है कि बकौल हमारे प्रोड्यूसर्स के, फिल्म के प्रोड्यूसर के कि जी वो मतलब रोजाना जब हम देखते हैं तो 3 करोड़ बड़े होते हैं रोजाना जो है वो बिलीवेबल नहीं है ना जी। 40 करोड़ हो गए, अच्छा दूसरे देखते अभी 45 करोड़ हो गए, अभी 50 करोड़, अभी ये कहाँ से आ रहे हैं भाई? टपक रहे हैं, गिर रहे हैं, छत से गिर रहे हैं, कहाँ हवा में उड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? तो मतलब ये है अजमल साहब, ये शायद प्रमोशन का एक जरिया है, ये भी प्रमोशन का एक जरिया है। चले फिर तो सभी प्रमोशन करें ऐसे, फिर तो अच्छा है। नहीं इंशाल्लाह बेहतर क्या है, आप लोग ना उम्मीद ना हो। नहीं हम ना उम्मीद तो हम नहीं है, और ना उम्मीद हम कभी होंगे, मगर फ्यूचर अच्छा है। मगर फ्यूचर हमारा उस वक्त अच्छा हो सकता है कि जब हम अपने फ्यूचर को खुद बनाने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह जब हम अपनी राह का सही तायुन करेंगे और अपने टारगेट को सही लेकर चलेंगे अब्दुल्ला, तो हमारा फ्यूचर यकीनन ब्राइट होगा। और अगर विदाउट किसी एनी टारगेट के और बस ये सोच कर कि यार मैंने तो हबीब को पीछे छोड़ के आगे भागना बस, नहीं तो फिर वो नहीं होता, फिर वो दौड़ गया, फिर वो दौड़ वही जाती है, तो फिर वही है। क्योंकि आजकल जैसे हो रहा है हमारे यहाँ, अब मैं तो कहता हूँ कि अच्छा काम, अच्छा ज़्यादा काम हो रहा है, होना चाहिए, मगर क्वालिटी के साथ हो तो और ज़्यादा, मतलब आपकी वैल्यूज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी, आपकी कमर्शियल वैल्यू भी ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी अगर आप काम थोड़ा सा और निखार देंगे। तो प्रोड्यूसर्स को भी चाहिए, अगर 10 सीन वो मांग रहे हैं तो भाई तुम 8 सीन पे आ जाए ज़रा सा, थोड़ा सा अगर क्वालिटी आ जाएगी तो कल को तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। जब अच्छी चीज बनकर सामने जाएगी लोगों के, तो लोग उस माजी को जब भी भूलेंगे जब नई चीज उनको एक अच्छी मिलेगी। मतलब पिछली चीज को भुलाने के लिए आगे कोई ना कोई हमें नई चीज लानी पड़ती है कि जो उसके ऊपर आए, जो उस पर भारी पड़ते हैं, तो जब ही हो सकता है। अदरवाइज तो फिर वही है कि इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद है। अभी गराइयाँ तो जुल कराची तो मुझ कमाइयाँ, तोतियाँ छटियाँ तो पेंटा पाइयाँ, फिर वही है। तो वरना तो फिर यही होता है। तो बहरहाल जी देखिए कैसी गुफ्तगू रही, माशाल्लाह बहुत अच्छा। कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और टाइम भी देखें 9 मिनट एक्सेस कर लिया हमने, माशाल्लाह कोई बात पता नहीं चला। और हम तो चाहते हैं कि सुबह फजर की नमाज तक बैठे रहें तो और अच्छा होगा। क्या ख्याल है आमिर भट्ट? मैं इस वक्त में देख रहे हैं, कहते हैं अजमल शोबी भाई अब्दुल्ला बादीनी एंड हबीब जान से पूछिए कि जैसे पहले बच्चों के लिए ख़ास ड्रामे होते थे और ऐनक वाला जिन और उसके अलावा फिर कलियाँ या म्यूज़िक वगैरह के शोज़ वगैरह, तो आजकल बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट वगैरह का काम क्यों नहीं लिखा जा रहा? ये हमने बात की है। आमिर भट्ट आपने सुनी लिया होगा यकीनन। बहरहाल मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और यास्मीन चाची कहती कि बच्चे हर चीज़ सिर्फ सेलफोन पर देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अब तो बड़े भी वहीं देखते हैं, अब तो बड़े भी हर चीज़ जो है सेलफोन पे देख रहे होते हैं। वो चाहे उनके नई दोस्त हों, चाहे वो कोई भी हो, जॉब हो, कुछ भी हो, सब कुछ बड़े भी उसी भी देख रहे होते हैं, बड़े भी डेटी उसी पे मार रहे होते हैं। अब्दुल्ला बादी ने फौरन अपना मोबाइल उठा के दिखाया कि मैं भी इसी पे देखता हूँ, इसी पे खजूल करते हैं आप। बिल्कुल। और जी उसके साथ साथ जो है आमिर भट्ट कहते हैं अब्दुल्ला बादीनी एंड हबीब जान के लिए बेस्ट विशेज़ हैं एंड बहुत सारी दुआएं हमारे। और अफनान शहजादा ये भी यकीनन जो है वो टीवी आर्टिस्ट हैं, इनको आप देखे हो, शायद हो सकता है कि भी किसी से काम हुआ आपका, कभी ताल्लुक करीब कर लें। ये इससे ज़्यादा करीब में इसको चले, मैं आपकी खातिर इसको और करीब करता हूँ। यार देख लो अफनान, आपके लिए भाई हमें क्या क्या करना पड़ता है। ये आ गया जी जी, ये देखिए ये रहा। तो ये भी इस वक्त हमें देख रहे हैं और तकलीफ के साथ हैं। ये भी इस वक्त हमें देख रहे हैं। और बहुत शुक्रिया भाई अफनान, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके साथ नईम बादानी क्या कहते हैं जी, अजमल साहब की क्या वॉइस है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देख लो भाई, आपकी तारीफ हो रही है। देखिए यार, आपकी तारीफ क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहो बेटा। और आपकी वॉइस ने गाने में 4 चांद लगा दिए। अच्छा बात,
भाई ये इन्होंने, हालांकि था इनका गाना मगर इन्होंने मुझसे गवा दिया वो साथ साथ। परफॉर्म आपने किया था, मुझसे इन्होंने वॉइस ओवर करवा दी ऊपर। गलत बात है ये भी यार। वो सत्तार भाई ज़रा से जल्दी से आ जाए, फिर हम क्लोज़ करें, कुछ फ़ोटो बना दो हमारे, फिर हम क्लोज़ कर लें इसको यार, ठीक है। और उसके साथ साथ जी फिर आमिर भट्ट साहब और उमर खिताब, जानते हो उमर खिताब को? सहाफ़ी है ना, कौन नहीं जानते इसको? सब जानते हैं, सब जानते हैं इसको। उनसे पूछ ले, मैं जानते नहीं जानते यार उमर खिताब इनको जानते हो दोनों के भाई? इन दोनों के बारे में बताओ ज़रा, कैसे लोग हैं ये? कह रहे सही लोग हैं भाई। उमर खिताब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं माशाल्लाह, और बहुत प्यारा जर्नलिस्ट, बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, और फिर संसद बोर्ड का मेंबर भी है जी भाई। और उसके अलावा मतलब हमारी तो बहुत अच्छी माशाल्लाह इनसे है, और बहुत अच्छा ताल्लुक़ है इनसे हमारा। तो बहरहाल कहते हैं कि इंटरव्यू किसका हो रहा है? दोनों का हो रहा है भाई, ये दोनों इस वक्त लाइन में है। इंटरव्यू दोनों का हो रहा है, ये किसी एक का नहीं, दोनों का इंटरव्यू हो रहा है ये। तो अच्छा वो असल में ये पता है इसे समझ जब ये मेरा इंटरव्यू ले रहा ये उस वक्त का मैसेज है, ये उस वक्त इसने सुना है, ये उस वक्त का इसका मैसेज था। तो इस वक्त ये उस वक्त हमें सुन रहा था। फरीद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया फरीद भाई आपका, थैंक यू वेरी मच भाई। फरीद हुसैन साहब जो ये बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं, और ये बुक फेयर लगाते हैं, और हर रमज़ान में पूरे महीने के लिए किताबों का मेला, कुतुब मेला लगता है इनका अंचोली में, फेडरल एरिया में, और गुज़िश्ता 34 में 34 ईयर से ये लगाते हुए मुसलसल। मुहर्रम में भी लगाते हैं, फिर रमज़ान शरीफ में भी लगाते हैं, पूरे महीने के लिए। तो मतलब किताब के हवाले से स्पेशल डिस्काउंट वगैरह? हाँ, स्पेशल डिस्काउंट वगैरह भी होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही इसके लिए तो ये भी मतलब वो। और उसके साथ फैयाज में हम कहते हैं थैंक्स FM100, लव FM100, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। याकिब राजर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप सबकी मोहब्बत और बहुत शुक्रिया। उमर के दिल और जिगर हैं ये। अच्छा दिल और जिगर, ये तो मैं क्या फेफड़ा हूँ भाई? फिर मैं क्या हूँ? फिर तो फेफड़े बचे यहाँ पर आगे, दिल और जिगर ये करें तो फिर तो मैं तो फेफड़ा बचा यार। उमर खिताब ये तो गलत बात है यार। देखो यार, मैंने सोचा कि आप यार जब भी तो 2 आवर्स देखा है इनको मैंने, जब भी 2 घंटे से देख रहे हैं हमारी, बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ये इसका मतलब इन दोनों को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहा यार। बस सदके में जाओ ना दे जनादियाँ बाकी हैं टोरा। और ईमान इस वक्त हमें देख रहे हैं USA में। ईमान थैंक यू वेरी मच, आप भी हमें देख रहे हैं, आपको वेलकम कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत देर से आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, और आप सबकी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मोहब्बतें। और आप सब, आमिर भट्ट साहब क्या कहते हैं? आमिर भट्ट साहब कहते हैं शरदुल शोबी भाई, अल्लाह आपके पेरेंट्स की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, जज़ाकल्लाह। बस दुआ में याद रखा करें, ये करें, उन सब की तरबियत है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। और अच्छा उमर खिताब कहते हैं आप तो जान है, चले भाई मैं जान हूँ। ये मेरी बात हो रही है? ये मेरी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है? ये मेरी बात हो रही है। वो जान पे मैंने ज्यादा जोर दिया ना शायद। तो बहरहाल जी आज का ये प्रोग्राम हमारा, और हमारे साथ अब आप कुछ मैसेज देना चाहें अपने हमारे सुनने वालों को, या आपके देखने वालों को, या एक नई जनरेशन को, नए आर्टिस्ट जो आना चाह रहे हैं, या जो डायरेक्शन में या एज ए एक्टर जो आना चाह रहे हैं, जो कुछ कहना चाहें तो मैं क्या कहूँगा? बस सिर्फ ये कि खुश रहे, अल्लाह सबको खुश रखे और मोहब्बतें बांटते रहें। अगर कोई नए फनकार चाहते कि यार हम आए और फील्ड में आना चाह रहे हैं, और नए लड़के लड़कियाँ, तो क्या करें? वो मतलब किस्मत आजमाएं एक बार, ज़रूरी है। हाँ, ये गुड आजमाएं किस्मत। वो खुश हुआ। अरे अल्लाह को खुश रखे। अभी भाई आप क्या कहते हैं? आपसे सवाल, आखिरी सवाल ये कर लूँ कि आप इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि 10 की जगह 8 सीन हो जाए, अजमल शोबी मगर काम क्वालिटी में आ जाए? मेरे तो सबसे पहले ये ख्वाहिश है कि क्रिएटिव काम हो, खुदा करे कि 5 सीन क्यों ना हो जाए दिन में, ताकि हम ड्रामे को उसकी अपनी असल हैसियत दे सकें। ये आपके लिए ये ख्वाहिश है मेरी था, इसलिए कि मैं आजकल का नहीं हूँ, मैं पीटीवी के दौर का हूँ। बिल्कुल। और पीटीवी की वो पॉलिसी जब हुआ करती थी, जब राइटर स्क्रिप्ट थमा देते थे हर आर्टिस्ट को, और शूट से 1 या 2 महीने पहले तक उसकी रिहर्सल चला करती थी। मैंने खुद खुदा करे कि वो वक्त दोबारा आ जाए। आज भी मेरे पास वो पीटीवी का स्क्रिप्ट जो है, वो मेरे पास पूरा स्क्रिप्ट पड़ा हुआ, पूरा ऐसे बड़े। जब तक हम उसी पॉलिसी पे नहीं चलेंगे, हम अच्छा ड्रामा नहीं बना सकते। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात। जो चापने वाली बात है, जो ठेकेदारी वाला सिस्टम है ना, इसको खत्म होना चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है प्रोग्राम आपका इख्तिताम पे आने वाला है। बिल्कुल, इख्तिताम तो हो चुका है। अब जो हमने आपके ये बाकी जो वक्त चल रहा है, ये आप
आप पे नाम हम डेडिकेट कर रहे हैं, आपके लिए आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी जान आजकल भी अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 100 में 10 समझ लें, 100 में 8 समझ लें, 100 में 15 समझ लें। 100 के 100 ड्रामे मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि कम से कम 46 का हिसाब तो रहे। हाँ ये तो है, कम क्या ख्याल है अजमल साहब? कम से कम इतना तो होना चाहिए हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। लेकिन इनका मतलब ये डायरेक्टर है, मतलब ये नहीं चाह रहा है। नहीं मैं चाह रहा हूँ, लेकिन ये कि आप लोग जिस हिसाब से काबिल आजकल भी अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। नहीं अच्छे मतलब नो डाउट इसमें कुछ शक नहीं, बन रहे हैं, मतलब हम 100% नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जो अच्छे, मतलब कुछ अच्छे हैं सर। उस दौर कुछ प्रोजेक्ट कुछ लोग ऐसे। देखिए अगर उस दौर में भी रिहर्सल्स होते थे पीटीपी के दौर में, उस वक्त भी 100% आपके ड्रामे अच्छे नहीं थे। नहीं मगर अक्सर ही ऐसे ड्रामे आप देखें, मतलब तन्हाइयाँ देखें, अनकही देखें, और हर फिर क्वार्टर में आपका एक ड्रामा चलता था। तो एक ड्रामा ही ऐसा होता था कि दूसरे ड्रामे की नौबत ही नहीं आती सर थी। इसलिए कि देखिए, और वो एक ड्रामा सन्नाटा कर देता था सर क्योंकि और लोग ऑफिस से निकल के भागते थे ड्रामा देखने के सर, और लिए। कुछ नहीं था आपके पास देखने के लिए। तो सर अभी भी तो हम देखें ना, जो देखने वाले अभी देखते हैं ना, मतलब लेकिन- अभी भी आप देखें ना, अगर फिल्म वाले कह रहे हैं करोड़ों पहुंचे तो करोड़ कैसे पहुंचे, देखने वालों की वजह से पहुंचे होंगे ना वो। जी जी। तो आज भी देखने वाले आज भी मौजूद हैं। बेहतर ड्रामा आज अब भी देखा जा रहा है, बेहतर ड्रामा अब भी बन रहा है, लेकिन उसका रेशो कम है। जी है, मतलब ज्यादा रेशो वो हो रहा है कि जो स्पीड में चल रहे हैं, जो छाप रहे हैं, क्या जल्दी जल्दी निकालो यार, निकालो जल्दी निकालो यार, बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया, निकालो जल्दी। एक निकला दूसरा निकला तीसरा निकला, जल्दी वो कहते हैं। अच्छा फिर ये भी है, मतलब देखा जाए कि कुछ इन्वेस्टमेंट का मसला भी है, बंदा कितना इन्वेस्ट करेगा। वो कहता है यार एक चलेगा तो आगे आएगा, तो फिर आगे दूसरा चलेगा, 3 जगह पर उसने इन्वेस्ट की बंदे ने, तो कितना बेचारा करेगा। ये भी है, ये भी है। तो खैर बार मजीद कुछ कहना मेरे लिए इजाजत होगी? आप कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। इजाजत मतलब क्या आपको ऐसा कहना चाह रहे हैं जो यही सुनना नहीं चाह रहे? नहीं सुनना चाहेंगे, इंशाल्लाह सब सुनना चाहेंगे। अच्छा, सारा पाकिस्तान सुनना चाहेंगे। करके सुना दे सर के जी सुना, आप बोले बिल्कुल बोले। बस मेरा खैर पैगाम ये होगा तमाम लिसनर्स के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम अपने महबूब वतन के लिए, कि अपनी मिट्टी की कदर करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक करें। बस ये मेरा पैगाम है। वाह वाह, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, तो जहाँ तक भी पहुँचे कोई भी पैगाम आप रिकॉर्ड करा दें, फिर इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं। बिल्कुल कोई भी पैगाम ड्रामे से हट के, फिल्म से हट के, बिल्कुल जी। जो लफ्ज मेरे गुमान में थे वो तेरी जुबान पे आ गए। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात की। उस्ताद के कलमात मेरे लिए किसी सरमाए से कम नहीं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, तशक्कुर। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। क्या बात। चले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू रही, शुक्रिया। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, अल्लाह आपको भी ज़िंदगी तरह भी दे, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा बैठेंगे कभी, फिर गपशप रहेगी इंशाल्लाह। कोई बात आपको नागवार गुजरी हो तो गुजरती रहे। नहीं मैं उसके लिए फिर आपको कॉल करूंगा। मगर मैं तो सीधी बातें कहता हूँ, लगी है तो लगती रहे भाई, नहीं मैं हमारा काम तो बोलना है। ये मैं दोबारा से रिकॉल करूंगा पूरा प्रोग्राम फजर के बाद जब भी हो। 3-4 घंटे सोने का मौका तो देंगे ना। वो ये प्रोग्राम मेरे पेज पर मौजूद है, सेव है बिल्कुल, दोबारा से वो सेव है, वहाँ पे देखूंगा मैं उसको। वो सुकून से देगा ना, सुकून से पता चलेगा, फिर बहुत सारी बातें निकल के आएंगी सामने। वो फिर मैं नोट करके आपको कॉल करूंगा मैं। ज़रूर, मुझे इंतज़ार रहेगा। और इंशाल्लाह ताला इसके साथ ही जो है, मैं अब आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे कल मुलाकात होगी फिर दोबारा 1 बजे से 3 बजे तक, कि कल कौन होगा क्या होगा, कल की कल जानेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें, खुशियाँ समेटते रहें। इजाज़त दीजिए, तमाम लोगों के लिए एक इल्तिजा वही है कि जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। और इजाज़त दीजिए, लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।